इस कहानी के हीरो की जिंदगी में बस एक ही इच्छा थी, मार्शल आर्ट्स के सबसे ऊंचे मुकाम तक पहुंचना। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उसे एहसास हुआ कि अगर वह अपनी पूरी जिंदगी ट्रेनिंग में लगा भी दे, तो भी वह अपने सपने को पूरा करने के लिए काफी नहीं होगा। उसकी किस्मत में मार्शल आर्ट के सबसे ऊंचे मुकाम तक पहुंचना लिखा ही नहीं था। फिर भी अपनी गहरी निराशा की वजह से उसने हार नहीं। उसने एक पुरानी कहानी का पीछा करने का फैसला किया, जो बहुत पहले की एक दिव्य ड्रैगन की कहानी थी, जो एक सुनहरे फल की रखवाली करता था, जिसके बारे में कहा जाता था कि जो कोई भी इसे खा लेता है उसे अमरता मिल जाती है। दिव्य ड्रैगन गार्डियन के खिलाफ एक जबरदस्त और जानलेवा लड़ाई के बाद वह आखिरकार उस पवित्र जगह पर पहुंच गया जहां वह पौराणिक फल उगता था। उसे यकीन नहीं हो रहा था, कहानी का सुनहरा फल असली था। उसकी चमकदार सुनहरी रोशनी ने आसपास के माहौल को रोशन कर दिया, जिससे एक रहस्यमय दिव्य आभा फैल रही थी। लंबी लड़ाई से थककर वह मारे गए दिव्य ड्रैगन की लाश के ऊपर बैठ गया। उसकी नजरें चमकते फल पर टिकी थी। सांस लेने के बाद वह धीरे धीरे खड़ा हुआ और पेड़ के पास गया। उसके सीने में कॉन्फिडेंस भर गया। उसे विश्वास था कि इस फल के साथ वह आखिरकार मार्शल आर्ट्स के उस शिखर पर पहुंच सकता है, जिसका उसने पूरी जिंदगी सपना देखा था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने सुनहरा फल तोड़ा और उसे खाने लगा। जैसे ही उसने निगला, उसके शरीर में एक अजीब और शक्तिशाली एनर्जी दौड़ गई। उसकी नसें धड़कने लगी, उसका खून खौल उठा और उसका पूरा शरीर कांप उठा, जैसे उसे किसी दिव्य शक्ति ने फिर से बना दिया हो। तब पता चला कि इस आदमी का नाम गिलस एल्ड्रागन था, जिसे पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान माना जाता था। लेकिन दशकों बाद गिल ड्रैगन बूढ़ा हो गया था। अब वह अपने बिस्तर पर कमजोर हालत में लेटा हुआ था और उसके चारों ओर उसके बच्चे और पोते पोतियां थे। वे फुसफुसा रहे थे कि उसका समय पास है और उन्हें यह मान लेना चाहिए कि वह जल्द ही गुजर जाएगा। उसके सबसे बड़े बेटे गिलियम ने अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ रखा था। ड्रैगन परिवार के अभी के हेड गिलस ने अपने बेटे से कहा कि वह उनके चेहरों पर उदासी नहीं देखना चाहता। उसका समय बस आ गया है। गिलियम ने जबरदस्ती मुस्कुराया। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने कहा कि जब उनकी मां गुजरी तो माहौल पहले से ही उदास हो गया था और उनके पिता के जाने के बाद यह और भी अकेलापन होगा। लेकिन गिलस ने उसे धीरे से याद दिलाया कि कमजोरी को खुद पर हावी न होने दे, दुख में डूब न जाए। फिर जब कमरे में सन्नाटा छा गया, तो गिलस ने उस सुनहरे फल के बारे में सोचा। उसने खुद से माना कि आखिर में शायद कोई भी पुरानी दुनिया की कहानियों पर सच में यकीन नहीं कर पाएगा। फिर भी वह खुद को खुशकिस्मत महसूस कर रहा था, क्योंकि वह इतना लंबा जिया था कि उसका अपना परिवार हो। उसने अपने प्रियजनों से कहा कि उसने एक लंबी और पूरी जिंदगी जी है और उसे कोई अफसोस नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था कि यह झूठ है। अब भी वह अपने सपने को नहीं छोड़ सकता था। काश उनके पास और समय होता तो वे मार्शल आर्ट्स के शिखर तक पहुंचने का प्रयास करते रहते। वह सपना जो उनसे पूरी जिंदगी दूर रहा, और इसलिए अपने अंतिम समय में कुछ पलों तक उसने अपनी आखिरी सांस तक उस इच्छा को दबाए रखा। हालांकि एक बिल्कुल अचानक मोड़ पर गिलस ने एक बार फिर अपनी आंखें खोलीं। कंफ्यूज्ड होकर उसने सोचा कि क्या वह बस सो गया था। सब कुछ अजीब लग रहा था। उसका कमरा अलग था, उसके शरीर में रोशनी महसूस हो रही थी और उसके आसपास की चीजें अनजान लग रही थी। जब उसने आखिरकार अपने हाथों को देखा, तो उसकी आंखें यकीन से चौड़ी हो गईं। ये मेरे हाथ नहीं है, क्या मैं कोई बच्चा हूँ? उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि वह एक अजीब स्थिति में है। लेकिन एक 10 स्टार लेवल के मार्शल आर्टिस्ट के तौर पर उसने सवाल किया कि कोई उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है बिना उसे पता चले। फिर उसके मन में एक ख्याल आया, दिव्य ड्रैगन और सुनहरा फल। आखिरकार उसे समझ आ गया, फल का असर अमरता नहीं बल्कि पुनर्जन्म था। हालांकि यह अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन इस एहसास ने उसे खुशी से भर दिया। उसे एक और मौका मिला था, एक दूसरी जिंदगी, उस पीक तक पहुंचने का जिसे वह पहले पाने में नाकाम रहा था। जल्द ही उसने देखा कि वह कमरे में अकेला नहीं था। जब उसने देखा आसपास देखने पर उसे एहसास हुआ कि वह लैगॉन मैनर के एनेक्स के अंदर है। किसी तरह उसका उसी परिवार में दोबारा जन्म हुआ था।
फिर उसने देखा कि कमरा दूसरे बच्चों से भरा हुआ था। जैसे ही वह सोच रहा था कि यहाँ इतने सारे बच्चे क्यों हैं, नौकरानियों का एक ग्रुप अंदर आया। वे बच्चों की बोतलें लिए हुए थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि दूध की जगह उनके हाथ में एक लाल लिक्विड था। गिल्फस ने नौकरानियों को बोतलों में लाल रंग का पदार्थ डालते हुए देखा। उसे लगा कि वे बच्चों को दूध पिलाने वाली हैं, लेकिन अचानक नौकरानियों में से एक ने एक गॉब्लिन को बाहर निकाला। उन्होंने बोतल को गॉब्लिन के मुंह में जबरदस्ती डाल दिया। कुछ देर बाद गॉब्लिन जोर जोर से कांपने लगा। उसके शरीर से एक लाल रोशनी निकली और फिर वह खून की बौछार में बदल गई, जो पूरे कमरे में फैल गई। गिलस सदमे में जम गया। उसके मन में डर और उलझन भर गई। आखिर यहाँ क्या हो रहा है? नौकरानियों में से एक ने शांति से कहा कि अगर वे पानी की सही मात्रा मिला दे तो मिक्सचर सुरक्षित रहेगा। जैसे ही उन्होंने दूसरे बच्चों को लाल लिक्विड पिलाना शुरू किया, एक दूसरी नौकरानी ने खुद गिलास को उठा लिया। उसने बोतल को देखा और तुरंत समझ गया कि यह दूध नहीं है। उसमें से निकलने वाली एनर्जी बहुत ज्यादा तेज थी। उसे महसूस हो रहा था कि वह लिक्विड ड्रैगन का खून है और यह एक नए जन्मे बच्चे के नाजुक शरीर के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, नौकरानी ने बोतल उसके मुंह में डाल दी। किसी भी बच्चे की तरह उसने पीना शुरू कर दिया। तुरंत उसकी नसों में जबरदस्त ताकत दौड़ गई। उसका छोटा शरीर दर्द से कांप उठा, लेकिन गिलस ने इसे पहचान लिया। पुराने ड्रैगन का खून उसके शरीर में दौड़ रहा था। उसने सोचा, यह खतरनाक है, लेकिन शायद यह एक मौका भी है। पहले तो उसने रुकने के बारे में सोचा, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि अगर वह इस ताकत को सोख ले तो वह अपने पुराने रूप से भी आगे निकल सकता है। वह आखिरकार मार्शल आर्ट की असली चोटी तक पहुंच सकता है। पक्के इरादे के साथ वह ड्रैगन का खून पीता रहा। उसकी नसें फूल गईं, उसका शरीर दर्द से ऐंठ गया, लेकिन उसका इरादा पक्का था। मुझे कम मत समझो, उसने सोचा। मैं गिल्फस एल्रागन हूँ। उसने अपने मन में शब्दों को मंत्र की तरह दोहराया। दर्द सहता रहा जब तक कि चमत्कारिक रूप से 1000 साल बाद सबसे ताकतवर आदमी का पुनर्जन्म नहीं हो। नौकरानी हैरानी से उसे देखती रही क्योंकि वह पीता रहा, एक ऐसी चीज से बच गया जो मौत की सजा होनी चाहिए थी। उसके छोटे से शरीर के अंदर दो बहुत बड़ी ड्रैगन एनर्जी जोरदार तरीके से टकरा रही थी, दबदबे के लिए लड़ रही थी। जब आखिरकार एक ने दूसरे पर काबू पा लिया, तो गिलस को यकीन नहीं हुआ कि उसने कितनी आसानी से ताकत सोख ली थी। जब दोनों ड्रैगन फोर्स आखिरकार उसके अंदर मिल गईं, तो उसे एहसास हुआ कि यह सही मौका है। आखिरी बूंद खत्म करने के बाद उसे यकीन नहीं हुआ कि वह बहुत ज्यादा दर्द से बच गया था। उसका शरीर फटा नहीं था, बल्कि उसने खुद को ढाल लिया था। उसने देखा कि कुछ और बच्चे भी बच गए थे, जिससे वह मन ही मन मुस्कुराया। इसलिए उसने सोचा, एक नए जन्मे बच्चे की जिंदा रहने की आदत को कभी कम मत समझो। लेकिन जैसा कि एक बच्चे से उम्मीद थी, बच्चे के शरीर में जल्द ही उस पर थकान हावी हो गई। उसकी पलकें भारी हो गईं और अपनी जीत के बावजूद गिलफसेल ड्रैगन, जो दोबारा जन्मा सबसे ताकतवर इंसान था, धीरे धीरे नींद में चला गया। 7 साल बाद अब वह कड़ी फिजिकल ट्रेनिंग ले रहा था। एक हाथ से पुशअप्स करते समय उसके पैरों पर एक बड़ा पत्थर बैलेंस था। जब वह आखिरकार अपनी 1000वीं गिनती पर पहुंचा, तो उसने पत्थर को ऊपर की ओर लात मारी, और जब वह उसकी पीठ पर गिरा, तो गिल्फस को यकीन नहीं हुआ कि अब उसके शरीर में कितनी ताकत आ गई है। गिल्फस एल्रागन, जो एल्रागन कबीले का पहले का मुखिया था, अब एक नए नाम जेके एल्रागन के नाम से रहता था। जेके सोचता था कि उसने इतनी कम उम्र में इतनी फिजिकल ताकत कैसे हासिल कर ली, यह महसूस करते हुए कि यह सब उसकी नसों में बह रहे पुराने ड्रैगन के खून की वजह से था। कहा जाता था कि इस दुनिया में हर जीव के पास ताकत का एक सोर्स होता है, लेकिन जो पुराना ड्रैगन का खून उन्हें बच्चों के रूप में दिया गया था, उसमें वह ताकत बहुत ज्यादा थी। जो लोग इसे पीकर बच गए, उनका शरीर आम इंसानों से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। अपने अंदर ड्रैगन की शक्ति के दिव्य सोर्स के साथ जेके जानता था कि वह अपनी पिछली जिंदगी में उसी उम्र में पहुंची सीमाओं को पहले ही पार कर चुका है, और क्योंकि वह अकेला बच्चा था जिसने पुराने ड्रैगन के खून की पूरी बोतल पी ली थी,
इसलिए उसके शरीर में एक जबरदस्त बदलाव आया, जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की थी। फिर भी अपनी तरक्की के बावजूद जिस बात ने उसे सबसे ज्यादा निराश किया, वह यह थी कि वह सिर्फ एक स्टार ही रह गया। उसने लगातार ट्रेनिंग की थी और उम्मीद थी कि अब तक कम से कम 4 स्टार तक पहुंच जाएगा। स्टार किसी की सोर्स पावर का माप था। इस दुनिया में इंसान के शरीर को एक यूनिवर्स जैसा कहा जाता था। उस अंदरूनी यूनिवर्स में जितने ज्यादा स्टार तैरते थे, वह उतना ही मजबूत होता जाता था। हालांकि जैसे जैसे स्टार्स की संख्या बढ़ती गई, अगले लेवल तक पहुंचने की मुश्किल भी बढ़ती गई। गिल्फस एर्गोन के रूप में अपनी पिछली जिंदगी में जेके ने सोच से परे 10 स्टार्स हासिल किए थे। वह दुनिया का अकेला इंसान था जो इस लेवल तक पहुंचा था। समय सच में बहुत तेजी से उड़ता है, जेके बुदबुदाया। वह अब 7 साल का था। हमें पता चला कि वह अभी के लर्गोन परिवार के मुखिया का नाजायज बच्चा था। जब वह बच्चा था, तब उसकी माँ गुजर गई थी और आज तक उसने अपने पिता का चेहरा भी नहीं देखा था, जिसे वह बहुत गैरजिम्मेदार मानता था। 1000 साल बाद सबसे ताकतवर आदमी का दोबारा जन्म। कॉम ने उसे सबसे ज्यादा हैरान इस बात से किया कि उसके दोबारा जन्म को 1000 साल बीत चुके थे। उसे लगता था कि दोबारा जन्म लेना ही यकीन करने लायक नहीं, लेकिन 1000 साल बाद दुनिया बदल गई थी। यह सच में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जमाना बन गया था। इसका सबसे बड़ा सबूत बच्चों को पुराने ड्रैगन का खून पिलाने का रिवाज था, जिसके बाद ड्रैगन ट्रायल नाम की एक रस्म होती थी। सिर्फ वही लोग जो ड्रैगन का खून पीने और ड्रैगन ट्रायल दोनों से बच जाते थे, उन्हें लर्गोन योद्धाओं के तौर पर पढ़ाई और ट्रेनिंग पाने के लायक माना जाता था। जाहिर है, जेके उनमें से एक होना चाहिए था। फिर भी जब भी वह अपनी देखभाल के लिए रखे गए नौकर से पूछता कि उसे ट्रेनिंग देने के लिए कभी कोई इंस्ट्रक्टर क्यों नहीं भेजा गया, तो नौकर बस यही कहता कि उसे ऐसे सवालों के जवाब देने की इजाजत नहीं। 7 साल का होने के बाद भी जेके को एक भी सबक नहीं मिला था। क्या यह अजीब नहीं है? जेके ने जोर से सोचा। ड्रैगन ट्रायल से बचने वाले हर बच्चे को कॉम्बैट ट्रेनिंग शुरू करनी, उसे छोड़कर सभी को। दिन ब दिन वह अपने साथ सिर्फ एक नौकर के साथ अकेला रहता था। जब उसने नौकर से इस बारे में पूछा, तो नौकर ने बस यही पूछा कि इस इंतजाम में क्या गलत है। जेके ने आह भरी और कहा कि अभी के लिए उसके शरीर को कंडीशन करना कॉम्बैट ट्रेनिंग से ज्यादा जरूरी है। वैसे भी अगर वह चाहे तो खुद को सिखा सकता है। वह अपनी पिछली जिंदगी में कभी 10 स्टार वॉरियर रह चुका था। फिर जेके ने दूसरे जिंदा बच्चों या मुख्य परिवार के बारे में कुछ भी जानकारी मांगी जो उसकी मदद कर सके, लेकिन एक बार फिर नौकर ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उसे ऐसी जानकारी देने की इजाजत नहीं है। जेके के चेहरे पर निराशा छा गई। क्या तुम हमेशा मना करोगे? जवाब दो, उसने गुस्से से पूछा। नौकरानी ने सख्ती से कहा और दोहराया कि वह ऐसी बातें नहीं कर सकती। क्या यह बेरहमी नहीं है? जेके ने गुस्से से पूछा, मेरे साथ ऐसा बर्ताव? लेकिन नौकरानी ने समझाया कि वह सिर्फ ऑर्डर मान रहा था। उसका काम जेके की रोज की जरूरतों का ध्यान रखना था और कुछ नहीं। नौकरानी, जो 3 स्टार लेवल की प्रैक्टिशनर थी, जेके को बेसिक लड़ाई की टेक्निक आसानी से सिखा सकती थी। फिर भी जेके को ऐसे छोटे मोटे सबक में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस नौकरानी के साथ 7 साल रहने के बाद उसे उन्हीं बेजान जवाबों की आदत हो गई थी। आखिर में जेके ने वहां से जाने और जंगल में जाने का फैसला किया। नौकरानी ने कुछ नहीं कहा, बस जेके को जाते हुए देखता रहा। तो वह सच में मुझे जाने देगी? जेके ने सोचा। उसकी आवाज में थोड़ी चिढ़ थी। जंगल में अंदर जेके ने जंगली जहरीली जड़ी बूटियां उखाड़ी और बिना किसी झिझक के उन्हें खा लिया। पहले की तरह स्वाद खराब था, लेकिन यह उसकी ट्रेनिंग का तरीका था। फिर अचानक उसने कुछ नोटिस किया। उसने गहरी सांस ली, खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए खुद से दोहराया, धैर्य रखो, धैर्य रखो। उसे महसूस हो रहा था कि कोई या कुछ उसे दूर से देख रहा है, उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह उस मौजूदगी को नहीं मिटा सका। कुछ पल बाद जेके ने आह भरी। वे मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आए हैं। जब उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने आवाज लगाई, तुम भी बाहर आ जाओ। 1000 साल बाद फिर से जन्मे सबसे ताकतवर आदमी, तुम्हें कुछ कहना है? फिर वह खुद को छिपाते हुए ऊंची घास में चला गया।
कुछ पल बाद घास में दुबके हुए जेके को पास में एक काली दबाने वाली आभा महसूस हुई। जब उसने उस जगह की ओर देखा तो उसे एक जीव दिखा जिसे एंगरबोअर कहते हैं। यह आभा क्या है, उसने सोचा। जानवर के चारों ओर काली धुंध कुछ ऐसी थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी, 1000 साल पहले भी नहीं। जैसे ही गुस्से जंगली सुअर घास पर चर रहा था, जेके अचानक खड़ा हुआ और खुद को दिखाया, जिससे जानवर चौंक गया। वह तुरंत उस पर झपटा और डरने के बजाय जेके के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह उससे लड़ने के लिए सच में बहुत खुश था। जंगली सुअर आगे झपटा, लेकिन जेके तेजी से बच निकला और अपनी मुट्ठी में सुनहरी एनर्जी इकट्ठा कर ली। एक जोरदार वार के साथ उसने एक धमाका किया जिसने गुस्से वाले जंगली सुअर के शरीर को चीर दिया। वह यह नजारा देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसका हमला उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा जोरदार था। एक स्टार होने के बावजूद उसकी ताकत उसी लेवल के ज्यादातर प्रैक्टिस करने वालों से ज्यादा थी। मारे गए जानवर को अपने कंधे पर उठाते हुए जेके बुदबुदाया, जब मैं अपना स्टार लेवल बढ़ाऊंगा तो यह और भी बेहतर होगा। वह थक गया था। 7 साल तक एरागोन परिवार द्वारा नजरअंदाज और अकेले किए जाने से थककर वह सोच रहा था कि क्या अब उसे वहां से निकलकर अकेले सफर करना चाहिए, शायद समुद्र की ओर भी जाना चाहिए। इस बीच दूर एक चोगा पहने आदमी परछाई से देख रहा था। उस लड़के को क्या हो रहा है, वह बुदबुदाया। बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के भी वह एक स्टार लेवल तक पहुंच गया है और उसने उस गुस्से वाले बोर को एक ही वार में मार डाला। उस आदमी को और भी हैरानी इस बात की थी कि जेके ने उसकी मौजूदगी को कैसे महसूस किया। वह बच्चा आम नहीं है, उसने धीरे से कहा। उसे याद आया कि जेके की माँ की कम उम्र में मौत हो गई थी और उसके पिता, जो अभी परिवार के मुखिया हैं, ने उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। सही गाइडेंस के बिना लड़का इतना मजबूत नहीं हो सकता था। फिर भी एरागोन मुखिया का बेटा होने के नाते, चाहे वह नाजायज हो या नहीं, जेके को कबीले की निगरानी में रहना ही था। इसीलिए उसके जैसे किसी को लड़के पर नजर रखने के लिए भेजा गया था। एक नाजायज बेटा, फिर भी परिवार के मुखिया का खून उसकी रगों में दौड़ता है। आदमी ने धीरे से कहा, क्या इसीलिए वह इतना मजबूत है? पक्का नहीं। वह धीरे से हंसा। उस बच्चे को भविष्य में देखना दिलचस्प होगा। फिर वह अंधेरे में गायब हो गया। जेके के घर वापस आकर लड़का अपना सामान पैक कर रहा था, अपनी यात्रा पर निकलने के लिए तैयार। लेकिन अचानक उसे कई ताकतवर लोगों का एहसास हुआ। बाहर लोग थे, 3 4 स्टार प्रैक्टिशनर और एक 5 स्टार। वे यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने सोचा। चुपचाप दरवाजे की तरफ जाकर सुनने लगा। उनकी बातचीत से उसने सुना कि वे इस बारे में बात कर रहे थे कि इतनी दूर की जगह पर हवा कितनी ताजी और साफ है और आसपास कोई दरार न होने की वजह से कितनी शांति है। यह सुनकर जेके ने यह नतीजा निकाला कि वे हत्यारे नहीं थे। वे बिल्कुल भी बुरे लोग नहीं लग रहे थे। उनसे सीधे बात करने का फैसला करते हुए उसने अपना दरवाजा खोला और पूछा, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? ग्रुप हैरानी से जम गया। फिर जेके ने उनके कपड़ों पर कढ़ाई किया हुआ निशान देखा। एर्गोन कबीले का निशान। एलन, उसने धीरे से कहा, यह सोचते हुए कि वे उससे क्या चाहते हैं। आदमियों ने जल्दी से सिर झुकाया। आपसे आखिरकार मिलना हमारे लिए सम्मान की बात है, यंग मास्टर जेके, उनके लीडर ने कहा। हमें आपको आपकी जांच की जगह तक ले जाने के लिए भेजा गया। जांच? जेके ने कंफ्यूजन में भौहें चढ़ाई। उसके चेहरे पर झुंझलाहट झलक रही थी। वे मुझसे एक एग्जाम देने की उम्मीद करते हैं, उसने धीरे से कहा। भले ही उन्होंने मुझे अभी तक कुछ भी नहीं सिखाया है। और कुछ दिनों के बाद जेके को यकीन नहीं हो रहा था कि वह एक बार फिर रागन परिवार की मेन एस्टेट में लौट आया है। उसने हमें बताया कि उसे मेन एस्टेट में दोबारा रहने के लिए नहीं, बल्कि किसी और मकसद से यहाँ लाया गया है। अंदर जाने से पहले उन्होंने उसे पहले अपने गंदे कपड़े बदलने को कहा। फिर जेके ने ड्रैगन के घोंसले के बारे में बताना शुरू किया। 1000 साल बाद रागन परिवार ने एक स्कूल खोला था जो उनके खानदान की सभी ब्रांच के लिए था। रागन परिवार से किसी भी तरह के रिश्ते या कनेक्शन के साथ पैदा हुआ हर कोई 7 साल का होने पर इस तथाकथित ड्रैगन के घोंसले में सही पढ़ाई करने का सपना देखता था। और आज उस एकेडमी के एंट्रेंस सेरेमनी का दिन था। जेके यहाँ एंट्रेंस एग्जाम में हिस्सा लेने आया था। भले ही उसने इसके बारे में कुछ भी नहीं सीखा था, उसके परिवार की आज की पीढ़ी के लिए एग्जाम देना जरूरी था। जेके को तुरंत निराशा हुई जब उसे एहसास हुआ कि असली वजह यही थी कि वे उसे यहाँ लाए थे। अब क्यों? उसने सोचा जब उसने पहले ही दुनिया घूमने का फैसला कर लिया था। स्कूल के गेट पर बैठे हुए
ऑर्डस्केल गांव का एक लड़का उसके पास आया। रंगस ने पूछा कि क्या वह ठीक है और उसे क्या परेशान कर रहा है। जब जेके ने पूछा कि वह कौन है, तो लड़के ने फॉर्मल तौर पर अपना परिचय रंगस के तौर पर दिया और कहा कि वह इसलिए आया था क्योंकि जेके परेशान लग रहा था। क्या ऐसा है? जेके ने आराम से जवाब दिया। रंगस के शरीर में एनर्जी का फ्लो देखने के बाद जेके ने चुपचाप सोचा कि लड़का शर्मीला लग रहा है, लेकिन उसकी समझ बहुत ज्यादा मजबूत है। फिर जेके ने अपनी सिचुएशन के लिए माफी मांगी, बदले में अपना परिचय दिया और माना कि उसका मन इसलिए परेशान था क्योंकि उसे नहीं पता था कि एग्जाम में उन्हें क्या करना होगा। बस इतना ही। रंगस ने टेस्ट का जिक्र सुनकर थोड़ा नर्वस महसूस करते हुए कहा। फिर भी उसने बताया कि ड्रैगन नेस्ट के लिए सालाना एंट्रेंस एग्जाम में ज्यादा कुछ नहीं बदला। लेकिन जब जेके ने माना कि उसे एग्जाम के बारे में कुछ नहीं पता, तो रंगस हैरान रह गया। बिना किसी जानकारी के टेस्ट दे रहा था। क्या यह बहुत ज्यादा लापरवाही और खतरनाक नहीं था? जैसे ही रंगस एग्जाम की डिटेल्स समझाने वाला था, अचानक एक तेज और घमंडी आवाज ने उन्हें टोक दिया। एक घमंडी लड़के ने चिल्लाकर रंगस को कमजोर कहा। रंगस हैरान होकर मुड़ा और तुरंत पहचान गया कि वह कौन था। वह रेटिन था, जो ऑर्डस्केल विलेज का ही था। उसका मजाक उड़ाते हुए रेटिन ने पूछा कि वह यहाँ क्यों है, यह कहते हुए कि वह ड्रैगन नेस्ट पर खत्म करने के लिए खो गया होगा। उसने उससे यह भी कहा कि चोट लगने से पहले घर जाना बेहतर होगा। मैं यहाँ एंट्रेंस एग्जाम देने आया हूँ, रंगस ने जवाब दिया। हालांकि जैसे ही रेटिन पास आया, उसकी आवाज कांप रही थी, यह पूछते हुए कि क्या वह सच में टेस्ट देने जा रहा है। रेटन ने अपना पेट पकड़ा और जोर से हंसते हुए कहा कि उसके लिए पास होना नामुमकिन है। उसने रंगस के पिता का अपमान भी किया और कहा, तुम्हारे पिता एक नकली ड्रैगन है ना? सही, एक नकली ड्रैगन का बेटा क्या कर सकता था? रंगस की मुट्ठी कांप रही थी क्योंकि उसने अपना गुस्सा रोका हुआ था, लेकिन जेके ने सब कुछ देख लिया था। फिर हमें समझाया गया कि एर्गोन परिवार एक पूरी हायरार्की को फॉलो करता था। रैंक इस तरह थे: नए वेलअप ड्रैगन, रेगुलर सोल्जर चाइल्ड ड्रैगन, कैप्टन लेवल के एडल्ट ड्रैगन, एग्जीक्यूटिव एल्डर ड्रैगन, जिन्हें एल्डर्स भी कहा जाता है, और सबसे नीचे नकली ड्रैगन थे, जो ड्रैगन के घोंसले में एंटर करने या ग्रेजुएट होने में फेल हो गए थे। उन्हें नासमझ और अधूरे ड्रैगन माना जाता था। फिर भी रंगिस ने लंबे समय से यह साबित करने का सपना देखा था कि भले ही उन्हें नकली ड्रैगन कहा जाए, फिर भी वे ड्रैगन ही थे। जेके हैरान था और उसने पूछा कि रेटिन को इतना यकीन क्यों था कि रंगस एग्जाम शुरू होने से पहले ही फेल हो जाएगा। तुम खुद को क्या समझते हो? रेटिन ने गुस्से में पूछा। क्या जेके को उससे कोई प्रॉब्लम है? जेके ने शांति से कहा कि वह बस यह जानना चाहता था कि रेटिन को इतना यकीन क्यों था कि रंगस पास नहीं हो सकता। रेटिन ने रंगस की ओर इशारा किया और चिल्लाया कि वजह साफ थी, वह बस एक कमजोर लड़का था। जेके ने अपना सिर झुकाया और पूछा कि क्या उसने सच में कहा कि रंगस कमजोर है, क्योंकि उसे जो महसूस हो रहा था उसके हिसाब से रंगस उनसे भी ज्यादा ताकतवर लग रहा था। यह सुनकर रंगस की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। यह पहली बार था जब कोई उसके लिए खड़ा हुआ था। घमंडी लड़के गुस्सा हो गए और पूछा कि क्या जेके सच में कह रहा है कि वे एक नकली ड्रैगन से भी कमजोर है, एक ऐसा जीव जिसे वे कमतर समझते थे। लेकिन इससे पहले कि बात बिगड़ती, एक आदमी आया और सबका ध्यान खींचा। वह एडल्ट ड्रैगन एग्जामिनर था। उसने अनाउंस किया कि ड्रैगन्स नेस्ट एंट्रेंस एग्जाम शुरू होने वाला है और सभी पार्टिसिपेंट्स को अपने नंबर पाने के लिए रजिस्टर करना चाहिए। जैसे ही रेटन चला गया, उसने जेके को घूरा और वार्निंग दी कि वह उसका चेहरा नहीं भूलेगा। जेके ने आह भरी और कहा कि गुस्से की कोई जरूरत नहीं है, यह कहते हुए कि इस जनरेशन के बच्चे बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते। रंगस ने तुरंत जवाब दिया, यह इतना अजीब नहीं था क्योंकि वे लगभग एक ही उम्र के थे। रंगस ने आगे कहा कि अगर किसी को बताया जाए कि वे उससे कमजोर थे, क्या? जेके ने हल्के से कहा, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम जरूरी था, इसलिए उनके पास इसे देने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि जेके हैरान था जब रंगस ने कहा कि टेस्ट छोड़ना सच में मुमकिन है। जेके की आंखें चौड़ी हो गईं और रंगस को एहसास हुआ कि जेके को सच में इसके बारे में कुछ नहीं पता था। रंगस ने उसे सलाह दी कि चोट लगने से पहले अभी हट जाना बेहतर होगा, लेकिन जेके ने पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब दिया कि उसके जैसा जीनियस कभी किसी चैलेंज से पीछे नहीं हटेगा।
रंगस बस अपना सिर हिला सका और कह सका कि जेके एग्जाम के बारे में कुछ नहीं जानने के बावजूद बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था। जेके बस हंसा और कहा कि टेस्ट चाहे जो भी हो, उन्हें जल्दी करनी चाहिए क्योंकि वह शुरू होने वाला था। रंगस के पास सहमत होने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब वे टेस्टिंग ग्राउंड पर पहुंचे तो एग्जामिनर ने अनाउंस किया कि एग्जाम आसान था। पास होने के लिए उन्हें बस अपने पीछे रखे पत्थरों को खरोंचना था। हालांकि एकेडमी द्वारा दिए गए हथियारों के अलावा किसी और हथियार की इजाजत नहीं थी। फिर भी अगर वे चाहें तो अपने नंगे हाथों का इस्तेमाल करने के लिए आजाद थे, लेकिन हर पार्टिसिपेंट के पास सिर्फ 3 अटेम्प्ट थे। बस इतना ही, जेके ने कहा। कुछ खास नहीं लग रहा था। जब वे बच्चे थे तब ड्रैगन ट्रायल से बचने के बाद उसे कुछ और भी डरावना और मुश्किल होने की उम्मीद थी, लेकिन यह बहुत आसान लग रहा था। फिर एग्जामिनर ने पहले पार्टिसिपेंट को बुलाया और उसे शुरू करने को कहा। लड़का घबराया हुआ लेकिन पक्का इरादा करके अपनी पूरी ताकत से उस बड़े पत्थर पर मारा। मेटल के चट्टान से टकराने की आवाज जोर से गूंजी, उनके कानों में गूंज रही थी। लेकिन सबके हैरान होने पर लड़के की तलवार आधी टूट गई और झटके से उसका हाथ टूट गया। जेके ने जो देखा उससे वह हैरान रह गया। जब लड़का दर्द से तड़प रहा था तो एग्जामिनर ने शांति से कहा कि उसके पास अभी 2 और कोशिशें बाकी हैं और पूछा कि क्या वह जारी रखना चाहता है। लेकिन क्योंकि लड़का अब खड़ा नहीं हो सकता था, एग्जामिनर ने उसे फेल घोषित कर दिया और दूसरों को जगह साफ करने का आदेश दिया। जैसे ही घायल पार्टिसिपेंट को घसीटा गया, अगला नंबर बुलाया गया। रैंगस जो कुछ भी देख रहा था उससे डर के मारे कांप रहा था, जबकि जेके गुस्से में था। तो इसे ही एग्जाम कहते हैं। वह बुदबुदाया। फिर उसने पूछा कि वे किस तरह के पत्थर इस्तेमाल कर रहे थे। बताया गया कि पत्थरों में रीजनरेटिव प्रॉपर्टीज होती है। कोई भी खरोंच तुरंत गायब हो जाती थी। इसके अलावा जब उन पर जोर से मारा जाता था तो वे फिजिकल फोर्स को 100 गुना रिफ्लेक्ट कर सकते थे। जेके ने तुरंत कहा कि ऐसे मटेरियल एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा थे, लेकिन रंगुस ने समझाया कि अगर कोई हमला करने से पहले अपनी सोर्स पावर को अपने पूरे शरीर में ठीक से सर्कुलेट कर सके तो उन्हें खरोंचना अभी भी मुमकिन है। मैं समझ गया, जेके ने कहा। उसे एहसास हुआ कि इस एग्जाम में सोर्स पावर का सर्कुलेशन मार्शल आर्ट्स स्किल्स से कहीं ज्यादा जरूरी था। दूसरे पार्टिसिपेंट्स को देखने के बाद उसने सोचा कि कुछ ही लोग पास हो पाएंगे, जिनमें वे घमंडी लड़के भी शामिल थे। जैसे जैसे एग्जाम आगे बढ़ा, पास होने वालों से ज्यादा लोग फेल होते गए। पत्थर की आम फिजिकल अटैक को रिफ्लेक्ट करने की एबिलिटी की वजह से कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। फिर कुछ देर बाद एग्जामिनर ने जेके का नंबर पुकारा। अब मेरी बारी है, जेके ने शांत मुस्कान के साथ कहा। रेंजेस, जो अभी भी घबराया हुआ था, ने पूछा कि क्या सच में उसका पीछे हटने का कोई इरादा नहीं, लेकिन जेके बस आगे बढ़ा, उसे चिंता न करने के लिए कहा। जैसे ही वह एग्जामिनर के पास पहुंचा, उस आदमी की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। जेके का ऑरा भड़कने लगा, जिससे गिलस के तौर पर उसकी पिछली जिंदगी की ताकत हल्की हल्की दिखने लगी। एग्जामिनर ने उसे आगे बढ़कर एक हथियार चुनने को कहा, लेकिन जेके ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ उसकी मुट्ठियां ही काफी होंगी। भीड़ ने धीरे से कहा, विश्वास नहीं होता, चाहे वह सोर्स पावर सर्कुलेट करने में कितना भी माहिर क्यों न हो। उन्हें लगा कि वह अपने नंगे हाथों से पत्थर को खरोंच नहीं सकता, उसकी मुट्ठियां तो पक्का टूट जाएंगी। उनमें से कुछ ने कहा कि न सिर्फ जेके की मुट्ठियां बल्कि उसके हाथ भी टूट जाएंगे, जिससे रेंजर्स उसके लिए बहुत घबरा गया। डर के साथ साथ उसे खुद पर गुस्सा भी आया, यह सोचकर कि उसे जबरदस्ती रुक जाना चाहिए था, जेके को चोट लगने से बचाने के लिए। फिर एग्जामिनर ने शुरू करने का सिग्नल दिया। जैसे ही जेके उस बड़े पत्थर के पास पहुंचा, उसने उस पर अपना हाथ रखा, यह देखते हुए कि उसने पहली बार ऐसा मटेरियल देखा था। उसने मन ही मन सोचा कि यह जरूर 1000 साल पहले बना होगा। और अब भी आज की पीढ़ी के बारे में बहुत सी बातें थी जो उसे पूरी तरह समझ नहीं आई, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने तुरंत अपनी सोर्स पावर अपनी मुट्ठी में इकट्ठा कर ली। जहां रैंगस इस चिंता से कांप रहा था कि जेके का क्या होगा, वहीं हमारा हीरो असल में एक्साइटेड था, क्योंकि पहली बार वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकता था। उसने अपनी अभी की पावर को मापने के लिए उस रहस्यमय पत्थर का इस्तेमाल करने का फैसला किया। रैंगस की आंखें
एक बार फिर चौड़ी हो गई जब जेके ने पत्थर पर ड्रैगन डिस्ट्रक्शन कॉम्बैट टेक्निक बर्स्ट स्ट्राइक का पहला रूप इस्तेमाल किया। टक्कर से एनर्जी का एक जबरदस्त उछाल आया। टूटी हुई चट्टान के टुकड़े हर जगह उड़ गए और धमाके से आई तेज हवा ने धूल और मलबे को हवा में उड़ा दिया। डर के मारे फिर भी सावधान रंगस ने जल्दी से खुद को उस घटना से बचाया, जबकि एग्जामिनर की आंखें उस चीज को देखकर हैरान रह गईं जो उसने अभी अभी देखी थी। जैसे ही धूल जमने लगी, जेके मुस्कुराते हुए वहीं खड़ा रहा और बोला कि जो टेक्निक उसने इस्तेमाल की थी वह उसकी अभी की ताकत के लिए बहुत ज्यादा लग रही थी। हाथ में गंभीर चोटों के बावजूद वह खुद पर हंसा, यह महसूस करते हुए कि उसे अभी और भी कड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है। दूसरे पार्टिसिपेंट्स ने जो देखा था उसे देखकर वे चुप हो गए। रेटिन हैरान और नाराज दोनों लग रहा था कि जेके ने जादुई पत्थर को नष्ट कर दिया था। देख रही एक औरत ने कहा कि जेके सच में दिलचस्प था, जबकि दूसरे अभी भी जो हुआ था उससे उबर नहीं पाए थे। जेके खुशी खुशी एग्जामिनर के रिजल्ट बताने का इंतजार कर रहा था, लेकिन एग्जामिनर अभी भी सदमे में था। जेके ने जो पत्थर नष्ट किया था वह खुद को फिर से बनाने के लिए जाना जाता था और इसे तोड़ने में सिर्फ वही लोग काबिल थे जो पहले ही 4 स्टार लेवल या उससे ऊपर पहुंच चुके थे। फिर भी एक छोटा सा बच्चा उसके सामने खड़ा था जिसने वह कर दिखाया जो नामुमकिन लग रहा था। वह बस एक नाजायज बेटा, एग्जामिनर ने मन ही मन कहा। फिर सोचा कि क्या जेके की काबिलियत परिवार के मुखिया के खून से आई है जो अभी भी उसके अंदर बह रहा है। उसे यह भी एहसास हुआ कि जेके ने जो तरीका इस्तेमाल किया वह अजीब तरह से जाना पहचाना लग रहा था। अभी भी हैरान, एग्जामिनर ने तुरंत जवाब नहीं दिया, इसलिए जेके ने बेसब्री से उसे आवाज दी, उनके इलाके से बाहर। फिर रंगस ने पूछा कि क्या पोषण के असर से जेके को इतना हैरानी हुई। बेशक, जेके ने कहा, यह समझाते हुए कि इससे उसकी गंभीर चोटें और उसकी ट्रेनिंग का तनाव दोनों ठीक हो गए। फिर भी उसने देखा कि स्पिरिट मेडिसिन के उलट इससे उसकी सोर्स पावर बढ़ती हुई नहीं दिखी। दूसरी ओर रंगिस ने कहा कि वह खुद जेके से और भी ज्यादा हैरान था, जिस पर जेके हंसा और उससे कहा कि मजाक मत करो। जेके ने मन ही मन सोचा कि पोषण का होना दिखाता है कि पिछले 1000 सालों में ज्ञान कितना आगे बढ़ गया। रंगिस ने फिर से जेके की ताकत की तारीफ की और जेके ने कहा कि उसका सपना सबसे ताकतवर बनना है। जल्द ही एग्जामिनर ने बताया कि रेटिन भी अपने साथियों के साथ टेस्ट पास कर चुका है। जेके को भी इतनी ही उम्मीद थी, लेकिन फिर जब उसका नंबर आया तो रंगस घबराकर कांप गया। अपने डर के बावजूद उसने हिम्मत जुटाई और आगे की ओर चल दिया। उसकी अकड़न भरी हरकतों को देखकर जेके को हैरानी हुई कि रंगस इतना घबराया हुआ क्यों है। फिर उसे हिम्मत देने के लिए चिल्लाया और उसे खुद पर भरोसा करने को कहा। शर्मिंदा होकर रंगस ने उससे अपनी आवाज धीमी करने को कहा। जब रंगस ने तलवार को हथियार के तौर पर चुना तो जेके ध्यान से देख रहा था, सोच रहा था कि वह क्या कर रहा है। जैसे ही एग्जामिनर ने सिग्नल दिया, रंगस ने पत्थर पर हमला किया, लेकिन जैसा उसने सोचा था वह अपनी पहली कोशिश में फेल हो गया। पक्का इरादा करके वह एक और कोशिश के लिए फिर से खड़ा हुआ, लेकिन उसका वार पत्थर से टकराकर उछल गया, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह गिर गया। पत्थर की रिफ्लेक्टिव ताकत से उसके हाथ कांप रहे थे। रेटिन और उसका ग्रुप जोर से हंसने लगे, यह कहते हुए कि यह ठीक वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। एक नकली ड्रैगन का बेटा खुद एक नकली ड्रैगन से ज्यादा कुछ नहीं था। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, उसे हार मानने के लिए कहा। रेट ने जेके का मजाक उड़ाया, पूछा कि क्या यह वही आदमी है जिसके बारे में उसने दावा किया था कि वह पास हो सकता है, और क्या रंगस सच में उनसे ज्यादा ताकतवर था। जेके एक पल के लिए चुप रहा, फिर बताया, उन्हें बकवास बंद करने के लिए कहा। एग्जामिनर ने रंगस को बताया कि उसके पास सिर्फ एक अटेम्प्ट बचा है और पूछा कि क्या वह अभी भी जारी रखना चाहता है। रंगस जवाब नहीं दे सका। शर्मिंदगी और दूसरों के मजाक से परेशान होकर उसने अपना सिर झुका लिया, लेकिन फिर जेके उसके पास गया और पूछा कि वह क्या कर रहा है। उसने पूछा कि रंगस भाले के बजाय तलवार क्यों इस्तेमाल कर रहा है, वह ऐसा हथियार क्यों चुनेगा जो उसे सूट नहीं करता, और वह बिना किसी प्लान के टेस्ट क्यों देगा। रेटिन मजाक उड़ा
मुस्कुराते हुए देख रहा था जब जेके ने रंगस से कहा कि उसकी अभी की हालत में वह कितनी भी कोशिश कर ले पत्थर को खरोंच भी नहीं पाएगा। रेटिन और उसका ग्रुप फिर से हंसे। जेके को बेवकूफ कहा, उसे याद दिलाया कि रंगस को भाला इस्तेमाल करने के बारे में कुछ नहीं पता था। उन्होंने कहा कि उसके कमजोर पिता ने उसे सिर्फ तलवारबाजी सिखाई थी और अब हथियार बदलने से नतीजा नहीं बदलेगा। लेकिन जेके ने उनके मजाक को नजरअंदाज किया और एग्जामिनर को आवाज दी, पूछा कि क्या हथियार बदलना नियमों के खिलाफ है। एग्जामिनर ने कहा कि ऐसा नहीं था। तो रैंगस लकी है, जेके ने मुस्कुराते हुए कहा। वह रैंगस की तरफ मुड़ा और पूछा कि क्या वह उस पर भरोसा करता है। रैंगस के दिमाग में अपनी और अपने पिता की बेइज्जती की यादें कौंध गईं। दांत पीसते हुए वह सीधा खड़ा हुआ और कहा कि वह जेके पर भरोसा करे। वह भाले से लड़ेगा जैसा जेके ने उसे बताया था। रैंगस ने हमें बताया कि उसके पिता कभी ड्रैगन के घोंसले में घुस नहीं पाए, इस वजह से लोग उसे नकली ड्रैगन कहते थे और उस पर हंसते थे। लेकिन इतनी बेइज्जती के बावजूद उसके पिता ने रैंगस को ठीक से पालने के लिए सब कुछ सहा। इसीलिए रैंगस ने कसम खाई कि वह सबको साबित करेगा कि वह रैंगिस, जिसे उसके पिता ने प्यार से पाला है, वह भी एक सच्चा ड्रैगन है। वह एक बार फिर खड़ा हुआ, भाले को हाथों में कसकर पकड़े हुए, और ऐलान किया कि आज वह साबित कर देगा कि न तो वह और न ही उसके पिता नकली ड्रैगन थे। उसे यह भी एहसास हुआ कि अगर उसने फिर से तलवार से कोशिश की तो नतीजा पहले जैसा ही होगा। इसलिए इस बार उसने जेके पर पूरा भरोसा करने का फैसला किया। उसे भाला चलाना नहीं आता था। जेके ने उसे आवाज दी और जादुई पत्थर की तरफ इशारा करते हुए उसने रंगस से कहा कि उसे और कुछ करने की जरूरत नहीं, बस बिना कुछ सोचे समझे भाले को सीधे पत्थर में घुसा दो। जेके ने मजबूती से कहा, बस इसे सीधे आर पार कर दो। रंगस ने भाले पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। वह जानता था कि आम हालात में पत्थर पर सीधे वार करने से जरा भी नुकसान नहीं होगा, खासकर इसलिए क्योंकि उसमें रीजनरेशन का मजबूत एलिमेंट था। लेकिन जेके पहला इंसान था जो उसके लिए खड़ा हुआ, भले ही वे उसी दिन मिले थे। यह उसके लिए कुछ नया और अनजान था, लेकिन इसी वजह से उसने जेके पर पूरा भरोसा करने और अपनी ताकत पर विश्वास करने का फैसला किया। इस बार उसने अपनी सोर्स पावर भाले में इकट्ठा की और तुरंत कुछ अजीब महसूस किया। सालों से उसने तलवार चलाई थी, फिर भी वह कभी भी उसमें इतनी सोर्स एनर्जी नहीं भर पाया था जो वह अब भाले से आसानी से कर रहा था। एक पक्के इरादे के साथ रंगस ने अपनी पूरी ताकत लगाई और पत्थर पर अपनी पूरी ताकत से वार किया। रेटिन हंसते हंसते लगभग मर ही गया। ठीक वही कह रहा था जिसका उसने अंदाजा लगाया था कि हथियार बदलने से उसे टेस्ट पास करने में मदद नहीं मिलेगी। लेकिन रंगस नहीं रुका। उसे कुछ अलग, कुछ ताकतवर महसूस हुआ। उसके हाथों में भाला उसे अपने ही शरीर का हिस्सा जैसा महसूस हुआ। फिर जैसे ही उसने अपनी पूरी ताकत से हथियार को आगे बढ़ाया, भाला जादुई पत्थर को पूरी तरह से भेद गया। रेटिन और उसके साथियों के चेहरे पर जो हैरानी हुई वह कीमती थी। एग्जामिनर भी अपनी हैरानी नहीं छिपा सके। जो उन्होंने अभी अभी देखा था उससे खुश थे। रंगस ने पत्थर को सिर्फ खरोंचा नहीं था, उसने सीधे उसे भेद दिया था। जेके ने तुरंत उसकी तारीफ की, जबकि रंगस को खुद यकीन नहीं हो रहा था कि उसने क्या किया है। एग्जामिनर के ऑफिशियली यह घोषित करने के बाद भी कि वह पास हो गया है, रंगस ने हैरानी से पूछा कि क्या वह सच में कामयाब हो गया था। जेके मुस्कुराया, उसके कंधे पर हाथ रखा और कन्फर्म किया। खुशी से झूम उठा। रंगस लगभग रो पड़ा जब उसने जेके को कसकर गले लगाया, बार बार चिल्ला रहा था कि उसने कर दिखाया कि वह टेस्ट पास कर गया है। लेकिन रेड के ग्रुप ने इस पर यकीन करने से मना कर दिया। उन्होंने इसे किस्मत कहा, लेकिन रेटिन खुद गुस्से से कांपते हुए चुप रहा। वह यह मान नहीं पा रहा था कि जैसा जेके ने कहा था, रंगस असल में उनसे ज्यादा ताकतवर था और उसका रिजल्ट कहीं बेहतर था। फिर एग्जामिनर ने अनाउंस किया कि टेस्ट ऑफिशियली खत्म हो गया। बाद में उसने अनाउंस किया कि एंट्रेंस सेरेमनी थोड़ी देर में शुरू होगी। जेके ने तुरंत पूछा कि क्या टेस्ट सच में खत्म हो गया है। रंगस ने जवाब दिया कि ऐसा लगता है, लेकिन यह भी कहा कि ड्रैगन के घोंसले में घुसने के बाद शायद और भी टेस्ट होंगे। जल्द ही एक अंधेरे हॉलवे से कुछ आदमी निकले। जब वे रोशनी में आए तो एग्जामिनर ने अनाउंस किया कि एर्गोन परिवार का मुखिया अब पास होने वालों को बधाई देने के लिए स्पीच देगा। जैसे ही जेके ने उस आदमी को देखा, उसने पूछा कि ठंडे, उदास चेहरे वाला आदमी कौन है। रैंगिस, जो साफ तौर पर घबराया हुआ था, ने जवाब दिया कि वह खुद
परिवार का मुखिया है, वह परिवार का मुखिया है। जेके ने कहा, वह ऐसा क्यों दिख रहा है? वह मुस्कुरा भी नहीं रहा है, वह बर्फ से भी ज्यादा ठंडा दिख रहा है। रैंगस ने तुरंत जेके का मुंह बंद कर दिया, फुसफुसाते हुए कहा कि बेहतर होगा कि वह चुप रहे और उससे बात करना बंद करने की अपनी रिक्वेस्ट दोहराई। जेके ने सिर हिलाया। जब उसने फिर से ग्रुप की तरफ देखा तो उसने कहा कि ये लोग लर्गॉन परिवार की मौजूदा ताकत को दिखाते हैं। उनमें से कुछ 7 स्टार लेवल पर थे, जबकि दूसरे 6 स्टार थे। जेके के लिए उनकी ताकत बहुत अच्छी थी, खासकर इसलिए क्योंकि मौजूदा परिवार का मुखिया बालसा लर्गॉन 8 स्टार लेवल का पावर हाउस था। 1000 साल पहले सिर्फ कुछ ही लोग उस लेवल तक पहुंच पाए थे। फिर भी जेके को पक्का नहीं पता था कि इस जमाने में कितने लोग हैं। मुझे यह परिवार का मुखिया पसंद नहीं है, जेके ने धीरे से कहा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, रंगस ने उसे चुप कराने की कोशिश की। फिर से जेके ने आह भरी और मन ही मन सोचा कि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह आदमी इस जिंदगी में उसका पिता बनेगा। बालसा के शरीर से एक गहरी आग जैसी आभा निकली, जिससे पूरा एरिया भारी लगने। एग्जामिनर ने जल्दी से सबको चुप रहने का ऑर्डर दिया क्योंकि मास्टर बालसा बोलने वाला था। जब बालसा आगे बढ़ा तो उसने बस कुछ ही शब्द कहे, उन सभी को लर्गॉन परिवार का खून बनने की कोशिश करनी होगी। जैसे ही उसने कहा, उसके आभा का डरावना प्रेशर पूरे हॉल में फैल गया। जेके पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन कई एग्जामिनेंट डर से कांप रहे थे। कुछ को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि उनके शरीर बहुत ज्यादा प्रेशर में जम गए थे। जेके ने देखा कि रंगस पर भी असर हुआ था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके आसपास के सभी लोग परिवार के मुखिया की मौजूदगी से इतनी आसानी से कैसे घबरा गए। इससे भी ज्यादा जेके बालसा के आभा में छिपी गहरी नफरत को महसूस कर सकता था। उसे इसके पीछे का कारण नहीं पता था, लेकिन फिर भी वह उस आदमी को पसंद नहीं कर पा रहा था जो शायद उसका पिता था। जब बालसा मुड़ा तो एक और आदमी आगे आया और सबका ध्यान खींचा। उसके बाल सुनहरे थे और उसने खुशी खुशी बालसा को उसकी बातों के लिए धन्यवाद दिया। फिर उसने कहा कि मास्टर बालसा को उन सबसे बहुत उम्मीदें हैं और अपने मास्टर की तरह वह भी अपनी बात छोटी रखेगा। जब जेके सोच रहा था कि यह आदमी कौन है, तो स्पीकर ने बस सबसे कहा कि कड़ी मेहनत करो और मजबूत बनो। बस एक एग्जामिनर ने धीरे से कहा। वह आदमी मुस्कुराया और कहा कि जो लोग छोटी छोटी बातों की बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, वे जल्दी गंजे हो जाते हैं, इसलिए वह लंबी लंबी बातें नहीं करेगा। जेके समझ नहीं पाया कि उन्हें क्या हो गया है, लेकिन कम से कम हॉल का माहौल तो हल्का हो गया था। फिर एग्जामिनर ने घोषणा की कि नए स्टूडेंट्स को अब उनकी डॉर्मेट्री में भेज दिया जाएगा। जिसका भी नंबर आया उसे तुरंत वहां जाना था। जेके ने पूछा कि क्या वे सब एक ही डॉर्मेट्री में नहीं रहेंगे, और रैंगस ने बताया कि 4 वेस्ट, साउथ और नॉर्थ डॉर्मेट्री है। एकेडमी में एडमिशन लेने वाले हर स्टूडेंट को उन 4 हॉल में से किसी एक में रहने की इजाजत थी। जब जेके का नंबर आया, कॉल आने पर वह खड़ा हुआ और रंगस को अलविदा कहा। उसे ईस्ट हॉल में भेज दिया गया। जैसे ही वह कॉरिडोर से गुजरा, उसने कहा कि पिछले 1000 सालों में इस जगह में बहुत कुछ बदल गया। अपना कमरा ढूंढने के बाद उसने कहा कि वह शायद खो गया है क्योंकि उसे पहुंचने में थोड़ा समय लगा और उसका रूममेट शायद पहले वहां पहुंच गया होगा। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने खुशी खुशी अपने नए रूममेट का स्वागत किया और देर से आने के लिए माफी मांगी। फिर उसने कहा कि आज से वे एक ही कमरा शेयर करेंगे, लेकिन उसे हैरानी हुई कि उसका नया रूममेट कोई और नहीं बल्कि रंगस खुद निकला। जेके हंसे बिना नहीं रह सका। उसने कहा कि ऐसा लगता है जैसे किस्मत उन्हें एक साथ जोड़ती रही। उसने पूछा कि क्या आज के लिए कुछ और तय है, और रंगस ने कंफर्म किया कि उनकी ट्रेनिंग कल शुरू होगी। क्या ऐसा है? जेके ने आराम से कहा, जिससे रंगस ने पूछा कि क्या उसने एग्जामिनर की पहले की बात नहीं सुनी थी। जेके ने माना कि उसने जानबूझकर नहीं सुनी थी। रंगस ने आह भरी और कहा कि उन्हें जल्दी आराम कर लेना चाहिए क्योंकि ट्रेनिंग अगले दिन शुरू होगी। जैसे ही जेके ने खिड़की से बाहर देखा, उसने एर्गॉन परिवार से भागने और दुनिया घूमने के अपने प्लान के बारे में सोचा। लेकिन रीजनरेटिव प्रॉपर्टीज वाले जादुई पत्थर और हीलिंग पोशन के बारे में जो कुछ उसने सीखा, उसके बाद उसे एहसास हुआ कि उसने एग्जाम के दौरान कई दिलचस्प बातें खोजी हैं। उसने सोचा, अगर वह सच में पिछले 1000 सालों में हुए सभी बदलावों को समझना चाहता था, तो शायद एर्गॉन परिवार के साथ कुछ समय
समय रहना इतना बुरा आइडिया नहीं होगा। एकेडमी में 1 महीना बीत गया और उनकी ट्रेनिंग और भी मुश्किल होती गई। दोनों हाथों में भारी डंबल पकड़े हुए इंस्ट्रक्टर ने समझाया कि ड्रैगन की सांस जो वह उन्हें सिखा रहा था वह 15वें एर्गॉन परिवार के हेड द्वारा बनाई गई सबसे जरूरी टेक्निक में से एक थी। उन्हें यह याद दिलाने के बाद कि उन्हें किसी भी हालत में इस टेक्निक में मास्टर होना है, इंस्ट्रक्टर का ध्यान कुछ स्टूडेंट्स की ओर गया। उनमें से कुछ उसने देखा कि उनमें से कई पहले ही ड्रैगन की सांस में माहिर हो चुके थे, खासकर उस जवान औरत को जिसे वह मास्टर ली कहता था। उसकी बहुत ज्यादा एनर्जी से पता चल रहा था कि वह 2 स्टार लेवल तक पहुंचने के करीब है। लेकिन उसके अलावा एक और स्टूडेंट ने उसकी नजर खींची और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रहा है। जेके न सिर्फ डंबल पकड़कर ट्रेनिंग कर रहा था, बल्कि अपने सिर और हाथों पर बड़े-बड़े पत्थर भी बैलेंस कर रहा था। इंस्ट्रक्टर को यकीन नहीं हो रहा था और वह मन ही मन बुदबुदा रहा था कि जेके की रगों में सच में परिवार के मुखिया का खून बह रहा है। हालांकि कहा जाता था कि जेके को बचपन से किसी ने कुछ नहीं सिखाया था, इसीलिए अब वह जो कुछ भी देख रहा था वह उसे अनजान लग रहा था। दूसरी ओर जेके को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस टेक्निक को वह कभी ड्रैगन किंग की सांस लेने की टेक्निक कहता था, उसे बाद के परिवार के मुखियाओं ने और डेवलप किया था और अब इसे परिवार की दूसरी ब्रांचों को भी सिखाया जा रहा था। जेके के अनुसार सांस लेने की टेक्निक वे तरीके थे जो आसपास से सोर्स पावर को शरीर में इकट्ठा करते थे। एक बार सर्कुलेट होने के बाद यह सोर्स पावर इंसान की अपनी अंदर की एनर्जी को मजबूत कर देती थी। ऐसी टेक्निक का असर इंसान की काबिलियत और समझ पर निर्भर करता था। इसीलिए इस दुनिया के बड़े परिवार अपनी टेक्निक को सीक्रेट रखते थे और उन्हें कभी भी बाहरी लोगों या अपने खानदान के बाहर के लोगों को सीखने नहीं देते थे। जेके को यह भी एहसास हुआ कि ड्रैगन की सांस एक सेफ और आसान टेक्निक थी, जिसे सीखना तो आसान था, लेकिन अगर इसे सिर्फ आराम करते समय इस्तेमाल किया जा सके तो यह उसके लिए बेकार थी। सांस लेने की टेक्निक का उसका अपना वर्जन उसे चलते फिरते भी आसपास की सोर्स पावर को मैनिपुलेट करने देता था। इस वजह से यह असल लड़ाई में कहीं ज्यादा मुश्किल और पावरफुल थी, लेकिन सीखना भी बहुत मुश्किल था। कुछ ही लोगों ने इसे मास्टर किया था। उसने सोचा कि आज की पीढ़ी ने उसके ओरिजिनल वर्जन को इतना आसान बना दिया होगा कि परिवार के ब्रांच मेंबर भी इसे सीख सकें, और उस फैसले ने साफ तौर पर एल्ड्रैगन परिवार को मजबूत करने में मदद की थी। जेके को एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जो टेक्निक उसने बहुत पहले खोजी थी उनका असर 1000 साल बाद भी होगा। इससे उसे हैरानी हुई कि क्या उसने जो दूसरी मार्शल आर्ट टेक्निक बनाई थी वे भी समय के साथ बेहतर हुई है। इंटरेस्टिंग, उसने खुद से कहा। यह सोचकर उसे मजा आ रहा था। इस बीच लाइका चुपचाप दूर से जेके को देख रहा था। बाद में कैफेटेरिया में दूसरे स्टूडेंट्स यह देखकर हैरान थे कि जेके कितना खाना खा रहा था। जब वह अपना खाना खा रहा था तो उसने देखा कि रंगस उसके सामने चुपचाप बैठा है। क्या हुआ? जेके ने पूछा। अगर तुम नहीं खाओगे तो मजबूत नहीं बनोगे। रंगस ने बस इतना पूछा कि क्या जेके को उसका स्टेमिना अजीब नहीं लगा। बस, जेके ने जवाब दिया। अगर तुम मजबूत बनना चाहते हो तो तुम्हें बस और खाना होगा और मेहनत करो, खुद को पुश करो। उसने रंगस को भी अपना कुछ खाना दिया, लेकिन उसने प्यार से मना कर दिया, यह कहते हुए कि अब बहुत हो गया। जैसे ही जेके सोच रहा था कि कुछ स्टूडेंट्स एकेडमी में आने से पहले ही अच्छी तरह से ट्रेंड थे, एक लड़की अचानक उनके पास आई। तुम बहुत इम्प्रेसिव हो, लाइका ने कहा। उसकी आवाज शांत लेकिन कॉन्फिडेंट थी। जेके ने पलकें झपकाई। और तुम कौन हो? उसने यूं ही पूछा। रंगू का खाना तुरंत अटक गया और वह घबराहट में फुसफुसाया। तुम्हें नहीं पता वह कौन है? वह मास्टर ली है, परिवार के हेड लॉर्ड बाल्जा की बेटी। ओह, जेके ने बेपरवाही से कहा। तुम चाहते हो कि मैं इसके बारे में क्या करूं? मैं उसे नहीं जानता। रंगूस को बहुत पसीना आने लगा। तुम ऐसे बात नहीं कर सकते। मास्टर ली अगले परिवार के हेड बनने के कैंडिडेट्स में से एक है। वह ऐसी नहीं है जिससे तुम यूं ही बात कर सको। क्या ऐसा है? जेके ने जवाब दिया। खैर, मैं भी एक परिवार के हेड का बच्चा हूँ, लेकिन नाजायज। रंगूस शौक में जम गया जबकि लाइका उसे हैरानी से देख रही। क्या यह सच है?
उसने पूछा, तुम सच में परिवार के मुखिया के नाजायज बेटे हो? नैरेटर की आवाज जारी रही। लाइका टाइफिन एलरागन परिवार के वारिस बनने के उम्मीदवारों में से एक अब खुद जेके के सामने खड़ी थी। मैं इसके बारे में झूठ क्यों बोलूंगा? जेके ने कंधे उचकाते हुए कहा। लाइका ने थोड़ा मुंह बनाया। तो मुझे बताओ, तुम्हारे जैसा नाजायज बच्चा कैसे बर्बाद कर सकता अपने नंगे हाथों से जादुई पत्थर? कोई ऐसा इंसान जो किसी जाने माने परिवार से न हो, उसके पास इतनी ताकत कैसे हो सकती है? क्योंकि मैं जेके हूँ, उसने रंगस की तरफ मुड़कर कॉन्फिडेंस से कहा। घूरना बंद करो और अपना खाना खत्म करो। ली और रंगिस दोनों एक पल के लिए चुप हो गए। फिर ली अचानक मुस्कुराई। तुम सच में एक दिलचस्प इंसान हो, उसने उसके पास बैठने से पहले कहा। मेरे अंडर काम करने के बारे में क्या ख्याल है? मैं तुम्हें अपने फॉलोअर्स में से एक बनाऊंगी। जेके ने एक आईब्रो उठाई। तुम्हारा इससे असल में क्या मतलब है? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ आओ, उसने कहा। मेरे साथी बनो और मैं तुम्हारा सपोर्टर बनूंगा। हर नाजायज बच्चे को साथियों और असर की जरूरत होती है ना? अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मुझे अगला परिवार का मुखिया बनने में मदद करो, और एक बार जब मैं बन जाऊंगा तो मैं तुम्हारे अपने सपने पूरे करने में तुम्हारी मदद करूंगा। जेके ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। नहीं, उसने साफ कहा। लाइका ने फिर से मुंह बनाया। क्यों नहीं? मुझे मत बताओ कि तुम खुद परिवार का मुखिया बनना चाहते हो। जैसे ही उसका ऑरा हल्की चटकने वाली एनर्जी के साथ चमका, जेके को पता चल गया कि वह 2 स्टार लेवल तक पहुंचने के करीब है। उसकी उम्र के किसी के लिए इस तरह का ऑरा छोड़ना सच में बहुत इम्प्रेसिव था। फिर भी जेके शांत रहा। उसने कहा, तुम जो चाहो सोच और कर सकती हो, लेकिन मुझे फैमिली हेड या किसी भी तरह के टाइटल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? ली ने ठंडेपन से पूछा। जेके ने अपना चाकू टेबल पर घोंप दिया। क्योंकि मुझे किसी की सेवा करने की जरूरत नहीं है, उसने कहा। उसकी आवाज स्थिर लेकिन तेज थी। मैं सबसे मजबूत इंसान हूँ। कैफेटेरिया में सन्नाटा छा गया। लाइका को भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह क्या महसूस कर रही है। जेके की मौजूदगी ने एक पल के लिए उसे पूरी तरह से परेशान कर दिया था। रंगू तुरंत टेंशन कम करने के लिए आगे आया और दोनों से शांत होने को कहा। लेकिन लाइका पीछे हटने वालों में से नहीं थी। जो कुछ हुआ उससे वह शर्मिंदा और गुस्से में थी। उसने जेके को ड्यूल के लिए चैलेंज करने का फैसला किया। हालांकि जेके को कोई फर्क नहीं पड़ा और वह बस खाता रहा। कुछ ही देर बाद पूरे कैंपस में हंगामा फैल गया। वे कहाँ जा रहे हैं? एक स्टूडेंट ने पूछा। ट्रेनिंग ग्राउंड में, दूसरे ने जवाब दिया। यंग जनरेशन के बीच एक मुकाबला होने वाला है। मास्टर ली खुद लड़ रही हैं। क्या? टाइफिन परिवार से मास्टर ली? किसी ने कहा। कौन इतना बहादुर है कि उसे चैलेंज कर सके? जब वे ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंचे तो सब आपस में फुसफुसा रहे थे, सोच रहे थे कि उसका सामना कौन करेगा। इस बीच जेके को यकीन नहीं हो रहा था कि लाइका सच में मुकाबले को लेकर सीरियस है। क्या तुम इसके लिए ठीक हो? रंगस ने घबराकर पूछा। तुम मास्टर ली से लड़ोगे? जेके ने साफ साफ जवाब दिया। भले ही तुम उसे मास्टर कहो, मुझे नहीं पता कि वह कौन है। रंगा ने आह भरी। अब तुम्हें कम से कम थोड़ी इज्जत तो दिखानी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि तुम भी परिवार के हेड के बेटे हो। जो चाहो करो, जेके ने कहा। फिर भी रंगस ने समझाने की कोशिश की। अब जरूरी यह है कि तुम समझो कि तुम्हारा मुकाबला किससे है। मास्टर ली कोई भी नहीं है। वह लॉर्ड बाल्जा लरगॉन की बेटी है और उसमें टाइफिन परिवार का खून भी है, जो लरगॉन को सपोर्ट करने वाले 4 बड़े परिवारों में से एक है। वह एक कमाल की लड़की है जिसने कम उम्र में ही टाइफेना परिवार की खानदानी बिजली जैसी बड़ी तलवार की टेक्निक के सभी रूपों में महारत हासिल कर ली थी। अपने पिता के दूसरे बच्चों की तरह उसमें भी जबरदस्त टैलेंट है। जेके ने अपना सिर झुकाया। मुझे एक शब्द भी समझ नहीं आया सिवाय इसके कि वह परिवार के मुखिया की बेटी है। रंगस ने उसे घूरा। तुम्हें यह सब कैसे नहीं पता? क्योंकि मुझे नहीं पता, जेके ने साफ साफ कहा। तो मुझसे मत पूछो। रंगस ने पलकें झपकाई और जेके अचानक हंस पड़ा। लेकिन क्योंकि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, उसने मुस्कुराते हुए कहा। इससे लड़ाई और मजेदार हो जाएगी। मजेदार लग रहा है। रंगस बस आह भरकर चिंता कर सकता था। जेके कितना भी मजबूत क्यों न हो, मास्टर ली पूरी तरह से एक अलग ही लेवल पर था।
तुमने उसका चैलेंज क्यों स्वीकार किया? उसने पूछा। मैं कभी लड़ाई से नहीं भागता, जेके ने जवाब दिया, और ऐसा लगता है कि मेरा चैलेंजर वैसे भी तैयार है। उस पल लाइका अपनी तलवार जमीन में मजबूती से गाड़ कर खड़ी थी। उसका ऑरा चमक रहा था, उसके चारों ओर हल्की हल्की बिजली चमक रही थी। क्या तुम दोनों का काम हो गया? बात कर रहे हो? उसने ठंडे स्वर में पूछा। लाइका चिल्लाया और पूछा कि क्या उनकी बात खत्म हो गई है, और जेके ने जवाब दिया कि वह तैयार है। डर और सदमे से कांपते हुए रेंजर्स तुरंत उनसे भाग गए और जेके को अपनी लड़ाई में सावधान रहने की चेतावनी दी। फिर जेके ने लाइका की ओर मुड़कर पूछा कि वह उससे लड़ने के लिए इतनी क्यों बेताब है। ली ने बताया कि वह एर्गोन परिवार की अगली मुखिया बनना चाहती थी, और ऐसा करने के लिए उसे जेके को हराना था और उसे अपना फॉलोअर बनाना था। तुम्हारा क्या मतलब है? जेके ने पूछा, यह सोचते हुए कि परिवार का मुखिया बनने के उसके सपने से उसका क्या कनेक्शन है। लाइका ने उससे वापस सवाल किया, पूछा कि क्या उसे सच में उनके परिवार की मौजूदा स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और क्या नाजायज बच्चा होने की वजह से वह इतना अनजान है। जेके ने बस इतना जवाब दिया कि उसे नहीं पता, यह मानते हुए कि उनके परिवार के बारे में उसकी जानकारी कम है। इस वजह से लाइका ने समझाना शुरू किया। उसने कहा कि उन दोनों को मिलाकर अगले परिवार का मुखिया बनने के लिए 5 उम्मीदवार थे। जेके को छोड़कर उसके सभी भाई बहन 4 बड़ी ब्रांच परिवारों से जुड़े थे। लारागॉन कबीले में परिवार के मुखिया का पद इतना जरूरी था कि यह उन ब्रांच के बीच झगड़े की वजह बन गया था। इसी वजह से जेके के सभी भाई बहन अपने अपने परिवारों की पढ़ाई करने और उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए ड्रैगन के घोंसले में चले गए थे। क्योंकि उत्तराधिकार की लड़ाई एक कड़े मुकाबले में बदल गई थी, इसलिए लाइका को अपने बड़े भाइयों के खिलाफ खड़े होने के लिए मजबूत साथियों की जरूरत थी। जेके जल्दी ही समझ गया कि यह लारागॉन परिवार की 4 मुख्य ब्रांच के बीच सत्ता की लड़ाई थी। उसे यह सब बहुत मुश्किल लगा और उसे यह भी पक्का नहीं था कि वह इसे समझना चाहता है या नहीं। लाइका ने फिर कहा कि परिवार के मुखिया के उम्मीदवारों में से एक होने के नाते उसे न सिर्फ अपनी जानकारी और ताकत बढ़ानी होगी, बल्कि मजबूत फॉलोअर्स इकट्ठा करके अपना असर भी बढ़ाना होगा। बिना एक और शब्द कहे वह सीधे जेके की ओर बढ़ी, यह कहते हुए कि वह उसे वहीं हरा देगी और उसे अपने माथातों में से एक बना लेगी। लेकिन जेके ने उसके जोरदार हमले के साथ साथ उसके बाद हुए हमलों की झड़ी को भी आसानी से चकमा दे दिया। उसे भागने नहीं दिया। देखने वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि वे क्या देख रहे हैं। उनकी हरकतों की स्पीड कमाल की थी। लाइका के हमले उसकी भारी तलवार के बावजूद इतने आसानी से और तेजी से हो रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि यह लगभग आसान है। जब वे भाई बहनों के बीच लड़ाई देख रहे थे तो भीड़ लाइका के अपनी सोर्स पावर पर सटीक कंट्रोल के बारे में बड़बड़ाने लगी, यह देखते हुए कि समय के साथ उसके हमले कैसे तेज और मजबूत होते जा रहे थे। वे मुख्य ब्रांच में से एक के परिवार के मुखिया की सच्ची बेटी की ताकत पर बस हैरान हो सकते थे। कुछ ने तो यह भी कहा कि लड़ाई का नतीजा पहले से ही साफ था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि लाइका खुद और ज्यादा फ्रस्ट्रेट होती जा रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि जेके उसके हर हमले से कैसे बचता रहा, या ऐसा क्यों लग रहा था कि वह बस उसके साथ खेल रहा है। रेंजेस, जो दूर से देख रहा था, हैरान हुए बिना नहीं रह सका। जेके की शांत हरकतों को देखकर उसकी पहले की चिंताएं गायब हो गई। जेके ने फिर कहा कि ली जो मार्शल आर्ट्स इस्तेमाल कर रही थी वह उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने माना कि उसकी हरकतें किसी भी आम 1 स्टार लेवल के फाइटर से कहीं ज्यादा तेज थी। लेकिन ली चिढ़कर चिल्लाई कि वह बात करना बंद करे और अपनी लड़ाई पर ध्यान दे। जेके ने अपनी मुट्ठी भींची और कहा कि वह पहले से ही फोकस्ड था और इसीलिए वह इतनी आसानी से इतना जोरदार वार कर सका। उसका मुक्का सीधा लगा और लाइका तुरंत जोर से घबरा गई। वह घुटनों के बल गिर गई, अपनी तलवार और पेट दर्द से पकड़े हुए। देखने वाले हांफने लगे और आपस में फुसफुसाने लगे, यह सोचते हुए कि जेके लाइका के सभी हमलों से कैसे बच गया और यह रहस्यमय लड़का असल में कौन था। जब लाइका को खड़े होने में मुश्किल हो रही थी तो उसने पूछा कि उसका कोई भी वार क्यों नहीं लग रहा था। दूसरे 1 स्टार फाइटर्स की तुलना में वह जानती थी कि वह बहुत तेज थी, इसलिए लॉजिकली जेके को बराबरी नहीं करनी चाहिए थी। जेके ने माना कि वह सच में किसी भी 1 स्टार फाइटर से ज्यादा तेज थी जिसे
उसने कभी देखा था, लेकिन उसकी नजर में वह अभी भी सिर्फ एक 1 स्टार थी। आप भी एक स्टार हैं। लाइका गुस्से में बोली कि जेके उसकी स्पीड और मूवमेंट की बराबरी नहीं कर पाएगा। जेके ने जवाब दिया, इसकी एक सीधी सी वजह है, तुम्हारी सांस, तुम्हारी आंखों का मूवमेंट, यहाँ तक कि तुम्हारी मसल्स का हिलना डुलना भी। मैं ये सब पढ़ सकता हूँ। इन छोटी छोटी डिटेल्स को देखकर मैं तुम्हारे अगले मूव का अंदाजा लगा सकता हूँ। यह सब एक्सपीरियंस पर बेस्ट है। मुझे हंसाओ मत, लाइका चिल्लाया और उस पर एक और तेज वार किया, लेकिन जेके ने फिर से आसानी से चकमा दिया, यह कहते हुए कि कुछ देर पहले की तरह वह उसकी हर मूव देख और पढ़ सकता है। अगले ही पल उसने एक और जोरदार अटैक किया, जिससे लाइका जोर से दीवार से टकरा गया। देखने वाले शॉक में चिल्लाए और पूछने लगे कि क्या लाइका सच में हार गया है। मास्टर जेके, यह तो कमाल का था, तुमने मास्टर ली को हरा दिया, रंगस जोश में चिल्लाया। लेकिन जेके ने शांति से कहा कि यह अभी खत्म नहीं हुआ है, उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। जैसे ही धूल हटी, लाइका एक बार फिर खड़ी हो गई, चोट लगी हुई लेकिन डटी हुई। जेके ने देखा कि उसने अपनी सोर्स पावर को अपने कोर में फोकस कर लिया था, जिससे वह बिना ज्यादा नुकसान के उसके हमले को झेल सकी। वह थोड़ा मुस्कुराया और माना कि लाइका सच में एक बहुत अच्छी लड़की थी। बस बहुत हो गया मास्टर ली, रंगस ने गुजारिश की, लेकिन जेके ने उसे पीछे हटने को कहा और चेतावनी दी कि वह उनकी अगली लड़ाई में पकड़ा जा सकता है। फिर जेके ने लाइका से एक तेज ऑरा निकलता हुआ देखा। उसे हैरानी हुई कि क्या वह अभी अभी 2 स्टार लेवल पर पहुंची है। देखने वालों ने भी यह देखा। उसके शरीर पर चमकता निशान इस बात का सबूत था कि वह सच में सफेद ऑरा वाली 2 स्टार बन गई थी। 2 स्टार लेवल एक ऐसा स्टेज था जहां कोई अपनी मार्शल आर्ट्स में पावर डाल सकता था, यहाँ तक कि इसे अपने शरीर के बाहर एक लाइका के रूप में भी दिखा सकता था। उसने जेके को धन्यवाद दिया और कहा कि उसकी वजह से उसने उम्मीद से पहले 2 स्टार लेवल हासिल कर लिया था, लेकिन इस वजह से उसने कहा अब तुम्हारे जीतने का कोई चांस नहीं है। अपने ऑरा के साथ वह जेके चारों ओर चमकती हुई ताकत थी। जेके सिर्फ हंसा, वह सच में बहुत खुश लग रहा था। तुम सच में बहुत बेहतर हो गए हो, उसने उत्साह से कहा और एक और तेज हमले से बचते हुए। तुम्हारी स्पीड अब जबरदस्त है। लेकिन जब उसे अपने गाल पर जलन महसूस हुई तो उसका एक्सप्रेशन अचानक बदल गया। एक हल्का सा कट। मुझे पता है कि मैंने उस हमले को चकमा दिया, जेके ने मन ही मन सोचा। लाइका मुस्कुराई और पूछा कि क्या वह आखिरकार उनकी ताकत में फर्क देख सकता है। यह मेरी असली काबिलियत है, उसने गर्व से कहा। अब जब मैं पूरी 2 स्टार बन गई हूँ और अपना ऑरा पा लिया है, तो मैं तुम्हें ग्रेट स्वॉर्ड टेक्निक के तहत सच्चाई की असली ताकत दिखाऊंगी। ओह, फिर मुझे एक ऐसा मार्शल आर्ट देखने को मिलेगा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा, जेके ने उत्साह से मुस्कुराते हुए कहा। उसके लिए यह उनकी लड़ाई का सबसे रोमांचक और मजेदार पल बन रहा था। लाइका ने अचानक ग्रेट स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल किया। बिजली चमकी, उसकी तलवार से चकाचौंध करने वाली सुनहरी एनर्जी निकली और वह आगे बढ़ी। जेके तुरंत बिजली के तूफान में घिर गया, जिससे उसे एक कदम पीछे हटना पड़ा और वह चिल्लाया, 1 सेकंड रुको। वह किस तरह की टेक्निक थी? तुम बिजली को इस तरह कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो? क्या यह एक स्पैरिंग मैच के लिए बहुत ज्यादा नहीं है? लाइका मुस्कुराई, अपनी तलवार जमीन में घुसाते हुए जैसे ही उसके चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई। तुम हैरान लग रहे हो, उसने शांति से कहा और दूसरा कदम उठाया। बिजली का जाल, जमीन से चिंगारियां निकली, जिससे बिजली का एक चमकता हुआ जाल बन गया जो जेके की ओर बढ़ा, लेकिन वह बाल बाल बच गया। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, उसने खुद से कहा, उसकी ताकत बहुत बढ़ गई है। अब उसकी ताकत पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। इस रफ्तार से यह लड़ाई आसान नहीं होगी। दर्शक हैरानी से बड़बड़ा रहे थे, अपनी हैरानी छिपा नहीं पा रहे थे। जब से ली 2 स्टार लेवल पर पहुंची थी, लड़ाई का रुख पूरी तरह बदल गया था। रंगस, जो बेचैनी से देख रहा था, चिंता करने लगा। जेके ने देखा कि लाइका की हरकतें आसान थी, उसके 1 स्टार वाले रूप की तुलना में कुछ भी नया नहीं था, लेकिन अब उसकी तलवार के हर वार में कहीं ज्यादा ताकत थी। उसकी बिजली की महान तलवार की तकनीक ताकत से भरी हुई थी। उसका ऑरा और बढ़ रहा था हर वार। जेके को और भी ज्यादा हैरानी उसकी स्पीड की थी। लाइका उसकी उम्मीद से ज्यादा तेज चल रही थी और उसकी बिजली अजीब तरह से रहस्यमयी लग रही थी। फिर भी उसे भरोसा था,
भले ही वह खुद को बिजली की गड़गड़ाहट में छिपा ले, उसे यकीन था कि वह उसका मुकाबला कर सकता है। फिर भी उसे उत्सुकता थी। यह किस तरह की ताकत थी? वह किस तरह की बिजली को कंट्रोल कर सकती थी? उसके लगातार हमलों से बचते हुए उसने उसकी हर हरकत को देखा, उसके ऑरा और उसकी रिदम को एनालाइज किया। लाइका ने जेके की शांत मुस्कान को देखा जब वह उसके हमलों से दूर नाच रही थी। भौहें चढ़ाई, फिर भी मुस्कुराई। तुम किसी ड्यूल में किसी के लिए बहुत रिलैक्स लग रही हो, उसने मजाक उड़ाया। देखते हैं यह कब तक चलता है। वह एक बार फिर आगे बढ़ी। उसकी तलवार रोशनी से चमक रही थी क्योंकि वह तेज बिजली का इस्तेमाल कर रही थी, खुद को सुनहरी बिजली में ढकते हुए। लेकिन फिर से जेके आखिरी पल में बच निकला। वह बिजली जितनी तेज है, उसने सोचा, बस लाइका के हमला करते समय अपनी तलवार घुमाने के लिए। इस बार वार सही लगा। जेके एक जोरदार शॉक वेव के साथ पीछे की ओर उड़ गया जिससे मैदान में धूल और मलबा बिखर गया। रेंजर्स घबराकर जेके की ओर दौड़े, लेकिन देखने वालों में से एक ने उन्हें रोकने के लिए उनका हाथ पकड़ लिया। इस बीच जेके खड़ा हो गया। उसके कपड़े जल गए थे, लेकिन उसका इरादा पक्का था। लाइका ने फिर हमला किया। एक और बिजली की चमक छोड़ी जिससे वह सीधे उनके सिर पर लगा। फिर भी जेके उसके बाद भी सीधा खड़ा रहा। वह अभी भी कैसे खड़ा है? लाइका ने धीरे से कहा। उसकी भौहें अविश्वास से सिकुड़ गईं। रैंगस उनकी ओर दौड़ा, चिल्लाया, मास्टर लाइका, रुक जाओ, बस बहुत हुआ। हमने तुम्हारी ताकत पहले ही देख ली है। लेकिन लाइका ने ठंडेपन से जवाब दिया, क्या तुम नहीं समझते रैंगस? लड़ाई के बीच में रुकना जेके की बेइज्जती होगी। हताश होकर रैंगस जेके की ओर मुड़ा और गिड़गिड़ाया, प्लीज मास्टर जेके, सरेंडर कर दो, बस बहुत हुआ। लाइका हंसा, वह सही कह रहा है। तुम्हारी हालत को देखते हुए सरेंडर करना समझदारी होगी। अगर तुम घुटने टेककर मेरे प्रति वफादारी का वादा करोगी तो मैं रुक जाऊंगा। लेकिन जेके सिर्फ चुपचाप मुस्कुराया। ली की आंखें सख्त हो गईं। एक नाजायज बच्चे के तौर पर भी तुम चाहो तो मैं इसे खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी। जैसे ही लाइका ने अपनी पहली सीक्रेट आर्ट यानी स्वर्ग की गड़गड़ाहट को बुलाया, आसमान से बिजली कड़कने लगी। सुनहरी एनर्जी का एक बहुत बड़ा झोंका आया जिससे जेके के पैरों के नीचे के पत्थर टूट गए। उसके शरीर पर बिजली के कड़कने से भगवान का गुस्सा फूट पड़ा। रैंगस डर के मारे चिल्लाया। अपने दोस्त के शरीर को सुनहरी बिजली से घिरा हुआ देखकर उसके जले हुए शरीर से धुआं उठ रहा था। लाइका ने अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी, गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मुझे माफ करना जेके, लेकिन यह अंत है। लेकिन तभी चटकती हवा में एक आवाज गूंजी, क्या ऐसा है? एक पल में एक चमकदार सुनहरी बिजली आसमान की ओर चमक उठी। लाइका की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं जब वह मुड़ी। नामुमकिन, यह कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास बिजली का ऑरा कैसे है? वह हकलाई। जेके खड़ा था, शांति से मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसकी स्किन पर सुनहरी लाइनें नाच रही थी। तो इसे तुम बिजली का ऑरा कहते हो? उसने आराम से कहा। अगर तुम पूछ रहे हो कि मुझे यह कैसे मिला, तो सच कहूँ तो मुझे नहीं पता। उसका लहजा शांत था, लेकिन उसकी बातों से भीड़ में हलचल मच गई। नामुमकिन, लाइका ने धीरे से कहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रही है। जेके मुस्कुराया। सच तो यह है, मैंने तुम्हें जानबूझकर मुझ पर हमला करने दिया। मैं तुम्हारी बिजली की स्टडी करना चाहता था। यह कैसे बहती है, यह कैसे बिहेव करती है, और किसी तरह मैंने इसे खुद इस्तेमाल करना सीख लिया। यह अजीब है। लाइका मन ही मन टूट गया। जेके ने खुद को समझाया कि उसने जानबूझकर लाइका के अटैक झेले थे क्योंकि उसकी बिजली उसे इंटरेस्टिंग लगी थी। उसके स्ट्राइक्स सहते हुए वह लगातार अपने ड्रैगन किंग की सांस की टेक्निक को एक्टिवेट कर रहा था। उसकी सांस और उसकी बिजली के बीच अजीब रेजोनेशन की वजह से उसके शरीर में सुनहरी एनर्जी इकट्ठा हो गई। इससे पहले कि उसे पता चलता, वह खुद बिजली को कंट्रोल कर सकता था। शायद लाइका की बनावट अनोखी है, उसने सोचा, और उसके परिवार की शानदार तलवारबाजी की टेक्निक को देखते हुए ऐसा लगता है कि उनके पूरे खानदान में बिजली से लगाव है। जेके कॉन्फिडेंस से उसकी तरफ बढ़ा। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि बिजली जैसी सोर्स पावर इतनी जबरदस्त। तुम्हारी वजह से लिया, मैं खुद 2 स्टार लेवल पर पहुंच गया हूं। उसके चारों ओर सुनहरी बिजली चमकी और उसने कहा, हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। लाइका दहाड़ी और फिर से हमला किया। उसकी बड़ी तलवार ताकत से चमक रही थी
और उसने एक और अंधा कर देने वाला हमला किया, लेकिन जेके ने आसानी से एक तरफ कदम बढ़ाया और जवाबी हमला करने की तैयारी की। हालांकि जैसे ही वह आगे बढ़ा, वह अचानक एक झटके में गायब हो गया और एरिना के दूसरी तरफ फिर से दिखाई दिया। अभी क्या हुआ? वह बुदबुदाया। फिर उसे एहसास हुआ, जब कोई बहुत ज्यादा सोर्स पावर हासिल करता है तो यह शरीर की मसल्स और नसों को मजबूत करता है। इस नई बिजली की आभा ने मेरी फिजियोलॉजी बदल दी होगी। मैं अभी अपनी स्पीड को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। स्टैंड में रंगस चुप था। वह अब उनकी हरकतों को समझ नहीं पा रहा था। दोनों फाइटर सुनहरी रोशनी और गरज के धुंधले थे। क्या मैं सिर्फ कल्पना कर रहा हूँ या लाइका ने हाल ही में एक भी हिट नहीं किया है? उसने सोचा। निराश होकर लाइका चिल्लाया, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? जेके, मेरे साथ खेलना बंद करो। मैं नहीं, जेके ने शांति से जवाब दिया, लेकिन मैं मानता हूँ तुम सच में एक खतरा हो। फिर वह आगे बढ़ा, एक जोरदार किक मारी, लेकिन लाइका ने अपनी तलवार से उसे रोक दिया, जिससे वह जोर से पीछे की ओर धकेल दी गई। जेके सीधा हुआ, मुस्कुराया। मुझे लगता है कि इसे खत्म करने का समय आ गया है। इसे खत्म करो, ली ने आंखें सिकोड़ते हुए दोहराया। हाँ, जेके ने जवाब दिया। मैं कुछ समय से एक नई टेक्निक बनाने के बारे में सोच रहा हूँ और यह सही समय लगता है। एक नई टेक्निक बनाना? उसने यकीन न करते हुए कहा। जेके ने सिर हिलाया। बिल्कुल। वह एक पल के लिए रुका, फिर धीरे से बोला, क्या मुझे इसे पहला फॉर्म कहना चाहिए या शायद एक स्पेशल फॉर्म? लाइका ने कंफ्यूज होकर पलकें झपकाई। क्या उसे सही कॉम्बैट ट्रेनिंग मिली भी थी? उसने यह किस परिवार से सीखा होगा? उसने सोचा। उसके विचार घूम रहे थे। इससे पहले कि वह रिएक्ट कर पाती, जेके एक पल में उसके पास आ गया। उसके हाथ में बिजली चमक रही थी। ड्रैगन डिस्ट्रक्शन कॉम्बैट आर्ट स्पेशल फॉर्म लाइटनिंग पीक। वह चिल्लाया। हमला सीधे उस पर हुआ। उसे सुनहरी बिजली की तेज आंधी में लपेट लिया। उसके चारों ओर बिजली अभी भी कड़क रही थी। अखाड़े में सन्नाटा छा गया। रंगस और बाकी लोग हैरानी से देख रहे थे। जेके जीत गया था। इन पर लेटी लिया ने कांपते हुए सांस छोड़ी। कुछ देर बाद उसने कांपते हुए खुद को उठने पर मजबूर किया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं हार गई। मुझे परिवार की अगली मुखिया बनना था। मैं हार नहीं सकती, किसी से नहीं। उसने कड़वाहट से सोचा। जेके उसके पास आया और अपना हाथ बढ़ाया। तुम कमाल की थी, लिया। सच में मजबूत, उसने ईमानदारी से कहा। कुछ नया सीखना हमेशा रोमांचक होता है। यह लड़ाई इसके लायक थी। गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए उसने कहा, अगर यह आखिरी बार होता जब हम लड़ रहे होते तो यह बोरिंग होता। चलो कभी एक और स्पैरिंग मैच करते हैं। लाइका जम गई। उसके गाल लाल हो गए जब उसने उसके बढ़े हुए हाथ को देखा। अपनी हार के बावजूद उसके चेहरे पर हल्की सी खुशी थी, शायद गर्व से या शायद पहली बार तारीफ के लिए। एक बार फिर जेके ने कहा कि उन्हें जल्द ही एक और स्पैरिंग मैच करना चाहिए। एक कॉन्फिडेंस भरी मुस्कान के साथ उसने कहा कि वह उनके अगले मुकाबले का इंतजार नहीं कर सकता। लाइका हालांकि थोड़ी शर्मीली थी, उसने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया, यह मानते हुए कि वह उसका मुकाबला नहीं कर सकती, और उसने खुशी खुशी अपनी हार मान ली। इस बीच कई घंटे बाद एक डायमेंशनल दरार के अंदर बाला, एल्ड्रैगन, ली और जेके के पिता और एल्ड्रैगन परिवार के मौजूदा हेड अनगिनत अजीब और जंगली मॉन्स्टर्स से घिरे हुए थे। जैसे ही जीव उसकी ओर बढ़े, बालसा की आंखों में तेज रोशनी चमकने लगी, जिससे ऑरा और ड्रैगन प्रेशर की एक जबरदस्त लहर निकली। उसने तुरंत अपनी तलवार निकालकर हर जीव को वहीं जमा दिया। बालसा ने ड्रैगन डिस्ट्रक्शन कॉम्बैट आर्ट्स के पहले रूप का इस्तेमाल किया। एक ही झटके में उसके आसपास के सभी मॉन्स्टर्स साफ साफ दो टुकड़ों में कट गए। जैसे ही उसने अपनी तलवार म्यान में रखी, एल्ड्रैगन परिवार के सैनिक अपने मालिक के हमले से बचे हुए किसी भी मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए आगे बढ़े। बालसा दरार से बाहर निकलने की तरफ मुड़ा, लेकिन इससे पहले कि वह निकल पाता, एक सैनिक ने उसे आवाज दी और कहा कि उसके पास एक जरूरी रिपोर्ट है। बालसा चलना बंद करके पूछा कि क्या बात है। सैनिक ने उसे बताया कि लेडी लाइका 2 स्टार लेवल पर पहुंच गई है। यह सुनकर बालसा बीच में ही रुक गया। उसकी चमकती आंखें चमक उठीं और उसका जवाब ठंडा और अलग थलग सा था। तो इसमें क्या है? सैनिक, जो साफ तौर पर घबराया हुआ था, ने बताया कि सिर्फ 7 साल की उम्र में 2 स्टार लेवल तक पहुंचना एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। उसने आगे कहा कि लाइका के टैलेंट के साथ ड्रैगन्स नेस्ट से ग्रेजुएट होने के बाद वह
शायद 4 स्टार लेवल या शायद 5 स्टार लेवल तक पहुंच जाएगी। सा का जवाब डरावना था। टैलेंट का कोई मतलब नहीं है। अगली बार जब तुम मुझे रिपोर्ट करोगे तो मुझे सुनने की उम्मीद है कि वह हमारे लिए कैसे काम आ सकती है। अगर तुम सिर्फ इस तरह के बेकार अपडेट लाते हो तो बेहतर होगा कि तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ। सैनिक चुप हो गया क्योंकि बालसा दरार के बाहर निकलने की तरफ बढ़ता रहा, लेकिन इससे पहले कि वह अंदर कदम रख पाता, सैनिक ने जल्दी से कहा कि लाइका हाल ही में एक स्पैरिंग मैच में हार गई थी। बालसा अचानक रुक गया और अपना सिर थोड़ा घुमाया। उसका एक्सप्रेशन समझ में नहीं आ रहा था। क्या वह अपने किसी भाई से हार गई? उसने पूछा। सैनिक ने सिर हिलाया। नहीं मास्टर, वह अपनी ही उम्र के किसी से हारी थी, लॉर्ड जेके से। जेके, बालसा ने धीमी आवाज में दोहराया। उस औरत का बेटा। एक मामूली लड़की की यादें ताजा हो गई। जेके की माँ, वह औरत सच में लड़ाई में माहिर थी, उसने धीरे से कहा, लेकिन लड़के को जन्म देने के बाद उसकी मौत हो गई। वह सैनिक की तरफ मुड़ा। उसकी आवाज तेज थी। मुझे बताओ कि जेके को 2 स्टार कल्टीवेटर को हराने के लिए किसने ट्रेन किया होगा? सैनिक जवाब देने से पहले झिझका। कोई नहीं मास्टर, लॉर्ड जेके को कभी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली। उसने लेडी ली को सिर्फ अपनी ताकत और स्किल से हराया था। असल में वह भी 2 स्टार लेवल पर पहुंच चुका है। मैं समझ गया, बालसा ने साफ साफ कहा। फिर एक बार फिर पीठ फेरते हुए उसने कहा, पहला ट्रायल शुरू करो। सैनिक साफ तौर पर चौंक गया। मास्टर बालसा, मेरी दखलंदाजी माफ करना, लेकिन क्या पहले ट्रायल के लिए अभी बहुत जल्दी नहीं है? स्टूडेंट्स को कॉम्बैट ट्रेनिंग शुरू हुए सिर्फ 1 महीना हुआ है। उनमें से ज्यादातर अभी तक टॉप लेवल तक भी, अभी तक 1 स्टार लेवल। बालसा ने उसे बीच में ही टोक दिया। मुझे कोई फिक्र नहीं पड़ता। मौत कोई टाइमिंग, कोई लेवल, कोई फेवरेट नहीं चुनती। सिर्फ मजबूत लोग ही जिंदा रहने के हकदार हैं। स्टार लेवल का कोई मतलब नहीं अगर वे पहला ट्रायल नहीं झेल पाते। जो फेल होते हैं वे एर्गॉन नाम के लायक नहीं है। हाँ मास्टर, सैनिक ने जल्दी से जवाब दिया। लेकिन फिर बालसा ने कहा, और फ्रेया को भी बुलाओ, उसे तुरंत लौटने के लिए कहो। सैनिक की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। फ्रेया? मास्टर, क्या आपका मतलब फ्रेया से है? बालसा ने सिर हिलाया। सच में, अगर जेके सिर्फ अपनी ताकत से लाइका को हरा सकता है तो वह मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। मैं चाहता हूँ कि फ्रेया पहला ट्रायल खुद डिजाइन करे और सुपरवाइज करे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वह हर पार्टिसिपेंट को पर्सनली देखेगी। सैनिक ने गहराई से सिर झुकाया। जैसा आपका हुक्म मास्टर बालसा। बहुत देर में पहली बार बालसा के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उसके चेहरे पर एक अजीब सा, लगभग प्यार भरा एक्सप्रेशन आया जब उसने धीरे से कहा, वह सबसे दिलचस्प है। अगले दिन ड्रैगन्स नेस्ट में स्टूडेंट्स ने रैंगस के अंडर अपनी कॉम्बैट ट्रेनिंग जारी रखी, लेकिन जेके एक तरफ अपनी ब्रीदिंग टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था। वॉलसेट पोजीशन में बैठकर उसने अपने सिर पर एक बड़ा बोल्डर बैलेंस किया और दोनों हाथों में डंबल पकड़े हुए था। उसके पक्के फोकस ने रैंगिस और दूसरों का ध्यान खींचा, जो चुपचाप उसे देखे बिना नहीं रह सके। आंखें बंद करके जेके उस टेक्निक के बारे में सोच रहा था जिसे वे सीख रहे थे, स्ट्राइक ड्रैगन कॉम्बैट आर्ट्स। जैसा कि उसे बताया गया, यह टेक्निक असल में 15वें परिवार के मुखिया ने बनाई थी। हालांकि इसे कॉम्बैट आर्ट का लेबल दिया गया था, लेकिन असल में यह बॉडी एनहांसमेंट का एक तरीका था। सिंपल लेकिन अच्छी तरह से बनाया गया, जिससे छोटे कल्टीवेटर भी इसे समझ सकते थे। रैंगिस ने आवाज दी, जीक, क्या तुम ट्रेनिंग नहीं करने वाले? जेके ने एक आंख खोली। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब कॉम्बैट ट्रेनिंग है, रैंगिस ने साफ किया। हम स्ट्राइक ड्रैगन कॉम्बैट आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने यह पहले ही सीख लिया है, जेके ने आराम से जवाब दिया। रंगस हैरान रह गया। लेकिन यह तो हमें आज सुबह ही सिखाया गया था। आप इसे पहले से कैसे सीख गए? क्योंकि मैं हूँ, जेके ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन अभी ज्यादा जरूरी यह है कि तुम्हारी सोर्स पावर गलत तरीके से बह रही है। मेरा क्या? रंगस ने कंफ्यूज होकर पूछा। जेके ने अपने सिर से भारी पत्थर नीचे रखा और रंगस को घूमने को कहा। रंगस की पीठ पर हाथ रखकर जेके ने अपना ऑरा रंगस के शरीर में भेजा, जिससे एनर्जी का फ्लो ठीक हो गया। लो, उसने कहा, तुम्हारा ऑरा ऐसे ही घूमना चाहिए। रंगस शुक्रगुजार होकर उसकी तरफ मुड़ा। तुमने सच में स्ट्राइक ड्रैगन कॉम्बैट आर्ट्स में मास्टरी कर ली है ना? यह तो कमाल है। जेके ने मजाक में भौहें चढ़ाई। क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो?
तुम किस तरह के दोस्त हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, रंगस ने जल्दी से कहा। बस मेरे पापा के अलावा किसी ने मुझे पहले कभी ऐसा नहीं सिखाया, इसीलिए मैं वह सब कुछ सीखना चाहता हूँ जो मैं सीख सकता हूँ। लॉर्ड जेके, तुम्हारे पास पहले से ही अपनी मार्शल आर्ट्स है जो लेडी ली को हराने के लिए काफी मजबूत है। मुझे बस स्ट्राइक ड्रैगन कॉम्बैट आर्ट्स के बारे में लगा। हो सकता है कि यह तुम्हारे जैसे किसी के लिए बहुत आसान और बोरिंग हो। यह बोरिंग नहीं है, जेके ने जवाब दिया। असल में मैं इसकी स्टेबिलिटी की तारीफ करता हूँ। यह मुझे मेरी अपनी ड्रैगन डिस्ट्रक्शन कॉम्बैट आर्ट्स की याद दिलाता है। हालांकि मेरे बच्चों को वह टेक्निक कभी पसंद नहीं आई, लेकिन उन्होंने कहा कि यह बहुत मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड है। ड्रैगन डिस्ट्रक्शन कॉम्बैट आर्ट्स सच में एक कॉम्प्लेक्स और डिमांडिंग टेक्निक थी, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा पावर थी। इसमें 4 मेन फॉर्म थे और लाइका के साथ अपनी लड़ाई के दौरान जेके ने 5वां फॉर्म बनाया था। इसके अलावा एक सीक्रेट भी था। उसका फाइनल फॉर्म एक डरावनी और डिस्ट्रक्टिव एबिलिटी, वही जिसे उसने अपनी पिछली जिंदगी में डिवाइन ड्रैगन को मारने के लिए इस्तेमाल किया था। वह मन ही मन सोच रहा था कि उसके वंशजों ने समय के साथ उसकी दूसरी ड्रैगन टेक्निक को कैसे हैंडल किया होगा। शायद उन्होंने उन्हें मॉडिफाई किया होगा। इस सोच ने उसे और भी एक्साइटेड कर दिया। खैर, उसने कहा, चूँकि मैंने पहले ही स्ट्राइक ड्रैगन कॉम्बैट आर्ट्स में मास्टरी कर ली है। हल्का सा मुस्कुराया। हर किसी का टेक्निक सीखने का अपना तरीका होता है, लेकिन इससे पहले कि वह आगे कुछ कह पाता, रंगस ने अचानक उसका नाम चिल्लाया। ज़ीक, प्लीज मुझे सिखाओ। मुझे पता है कि यह एक बेशर्म रिक्वेस्ट है, लेकिन मैं थोड़ा और मजबूत बनना चाहता हूँ। जेके ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। रंगस ने हैरानी से पलकें झपकाई। रुको, तुम्हारा मतलब है तुम सच में मुझे सिखाओगे? बिल्कुल, जेके ने जवाब दिया। तुम इतने हैरान क्यों लग रहे हो? तुमने ही पूछा था। मुझे बस नहीं लगा था कि तुम इतनी आसानी से मान जाओगे। रंगस ने शर्माते हुए कहा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जेके ने कहा, और मुझे पता है कि तुम सिखाने लायक हो। तभी ली उनके पास आई। झिझकते हुए भी वह बोली, ज़ीक, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे भी सिखाओ। रंगस चौंक कर उसकी ओर मुड़ा। तुम भी? लेडी ली, कोई प्रॉब्लम है? उसने शांति से पूछा। सच कहूँ तो मुझे लगता था कि मेरी उम्र का कोई भी मुझे हरा नहीं सकता। एल्ड्रागॉन परिवार का अगला हेड बनने के कैंडिडेट के तौर पर मुझे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था, लेकिन कल के मैच ने मेरा घमंड तोड़ दिया। जेके ने आह भरते हुए कहा, मुझे अभी भी नहीं पता कि तुमने लाइटनिंग ऑरा का इस्तेमाल कैसे किया या तुम इसे इडो से भी बेहतर कैसे इस्तेमाल करते हो। तो अब यह मेरी गलती है, उसने आधे मजाक में पक्का इरादा करके कहा। लाइका ने आगे कहा, मैं और मजबूत बनना चाहता हूँ, इतना मजबूत कि अपने बड़े भाइयों और तुम्हें भी हरा सकूं। जेके, प्लीज मुझे सिखाओ। जेके एक पल के लिए चुप हो गया। दीपेन ने सोचा क्योंकि जेके ने तुरंत जवाब नहीं दिया। ली ने पूछा कि क्या वह सच में इसके साथ ठीक है, भले ही वह एल्ड्रागन परिवार का अगला मुखिया बनने का कैंडिडेट भी था। रंगस उससे सहमत हो गया, यह महसूस करते हुए कि भले ही जेके एक नाजायज बच्चा था, बालसा एल्ड्रागन अभी भी उसका पिता था, जिसने टेक्निकली जेके को वारिसों में से एक बना दिया, चाहे उसे यह पसंद हो या नहीं। जेके ने शांति से जवाब दिया कि उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन असली सवाल यह था कि क्या लाइका का शरीर ट्रेनिंग के लिए अच्छी हालत में था। यह कहते हुए कि उसने उनके मैच में जो देखा, उसकी चोटों को ठीक होने में आम तौर पर कम से कम 1 महीना लगेगा। लाइका, उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जेके और रैंगस ने एक दूसरे को देखा और फुसफुसाते हुए कहा। जेके ने पूछा कि क्या वह दवा सच में इतनी अजीब तरह से असरदार है, लेकिन रैंगस ने जवाब दिया कि अगर जेके एंट्रेंस एग्जाम के दौरान दिए गए बेसिक पोर्शन की बात कर रहा था, तो वह निश्चित रूप से लाइका के घावों को इतनी जल्दी ठीक करने के लिए काफी नहीं था। क्योंकि वह परिवार के मुखिया की बेटी थी, इसलिए उसने जरूर कोई ज्यादा तेज पोषण इस्तेमाल किया होगा। जेके ने हैरानी से आह भरी और बुदबुदाया कि यह दौर सच में कुछ और ही था। लाइका ने माना कि पोषण के बिना वह कम से कम 1 महीने तक बिस्तर पर पड़ी रहती, लेकिन अब सबसे जरूरी बात उसकी रिक्वेस्ट थी। क्या जेके उसे भी ट्रेन करने के लिए राजी होगा? वह जानती थी कि उसे भी ट्रेन करने की जरूरत है, लेकिन वह उसके गाइडेंस में और मजबूत बनना चाहती थी। जेके बिना किसी हिचकिचाहट के मान गया और कहा कि उसने कभी भी एम्बिशन वाले युवाओं को मना नहीं किया।
ली और रैंगस दोनों उसके जवाब से हैरान थे। ली ने बताया कि वह भी उनकी तरह जवान है, जबकि रंगस ने कहा कि वे लगभग एक ही उम्र के हैं। जेके हंसा और मान गया। फिर चिढ़ाने वाले अंदाज में जेके ने पूछा कि क्या वह सच में उसे अपना इंस्ट्रक्टर बनाने के बारे में पक्का है। आखिर उसी ने उसे हराया था। लाइका ने जोर देकर जवाब दिया कि उसे इसकी कोई परवाह नहीं है। अगर वह लैरागन परिवार की अगली हेड बनना चाहती थी तो उसके पास इतनी नखरेबाजी करने की लग्जरी नहीं थी। उसे चाहे जो भी करना पड़े, मजबूत बनना ही था। जेके को याद आया कि कैसे उनकी पहली मुलाकात के दौरान उसने परिवार की हेड बनने के अपने सपने का जिक्र किया था। उसने पूछा कि वह उस लक्ष्य को लेकर इतनी जुनूनी क्यों लग रही है। बिना किसी हिचकिचाहट के लाइका ने जवाब दिया कि अगर वह परिवार की हेड नहीं बन पाई तो उसका इस्तेमाल सिर्फ पॉलिटिकल शादी के लिए किया जाएगा। उसने कड़वाहट से कहा कि सबसे अच्छे हालात में उसे शायद अपने किसी कजिन से शादी करने के लिए मजबूर किया जाएगा, लेकिन सबसे बुरे हालात में तो वह ऐसे आदमी से शादी कर लेगी जिसे वह जानती भी नहीं है। जेके का चेहरा उदास हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा झलक रहा था जब उसने पूछा कि उसका क्या मतलब है। अगर आपको यह चैप्टर पसंद आया और आप देखना चाहते हैं कि आगे क्या होता है तो लाइक बटन जरूर दबाएं, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल चालू करें ताकि आप इस जबरदस्त कहानी